मेन देखते हैं 79, ये बहुत जरूरी है। संसद क्या चीज? संसद, पार्लियामेंट। क्या है? पार्लियामेंट। क्या होता है पार्लियामेंट भैया? संसद। पार्लियामेंट या संसद। देश में संसद बहुत जरूरी चीज है। देश का सबसे पावरफुल जगह कौन है? संसद। पूरे देश का सबसे पावरफुल जगह है संसद, क्योंकि भारत के लोग वहां बैठे हैं। देखिए, हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जो कुछ पूछिए वो जनता से पूछिए, जो काम करना है जनता से पूछिए। बट हमारी आबादी 140 करोड़ है, हम लोग जनता से पूछने जाएंगे बर्बाद हो जाएंगे पूछने पूछते। तो इसलिए कहा गया है कि एक काम करो, 10 लाख जनसंख्या के एक आदमी को चुन लो। तो जो वोट होता है ना, वोट आप सांसद के लिए नहीं चुनते हैं, आप अपना मालिक चुने हैं कि हमारे बदले फैसला ये लेगा, उसे कहते हैं प्रतिनिधि। संसद को लाया गया है ब्रिटेन से। संसद कहां से लाया गया है? ब्रिटेन। संसद की जननी किसे कहते हैं? ब्रिटेन को। संसद यहीं पे शुरुआत किया था, संसद ने इसे ब्रिटेन को कहते हैं यहाँ पर। जबकि संसद शब्द कहेगा तो वो फ्रांस से आया है। पार्लियामेंट शब्द कहां से आया? शब्द से क्या मतलब है यहाँ पर? पार्लियामेंट शब्द किससे आया है? फ्रांस। लेकिन संसद की व्यवस्था कहां से है? ये ब्रिटेन। संसद की व्यवस्था ब्रिटेन से। देश का सारा शक्ति किसके पास है? संसद। उसे हम संप्रभुता कहते हैं। क्या कहेंगे? संप्रभुता। संप्रभुता या पावर या सोवर्निटी। प्रभुता या सोवर्निटी। सोवर्निटी क्या होती है भैया? संप्रभुता या सोवर्निटी या पावर कहेंगे इसे। मतलब संप्रभुता का मतलब क्या होता है? उसके डिसीजन के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता है, उसे क्या कहेंगे? संप्रभुता। संप्रभुता। तो देश में मुख्यमंत्री ज्यादा बोलेंगे तो प्रधानमंत्री कह देगा ऐसे नहीं ऐसे। लेकिन अगर संसद ने कुछ बोल दिया, अब आपको एनी हाउ मानना है तो मानना है। संसद ने कह दिया कि धारा बदल जाएगी, 1 जुलाई से कानून बदल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी मान लिया, हाँ भैया बदल जाएगी तो हम भी बदल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी मान लिया, समझे? और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अब इस हिसाब से फैसला सुनाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट संसद से पास हुए कानून पे ही चलता है। आप कल को संसद पास कर दे कि आपको सड़क पे दाहिने से चलना है तो हम लोग को दाहिने से चलना पड़ेगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो संप्रभुता का मतलब होता है कि जो भी डिसीजन लेने के लिए फ्री होता है वो संप्रभुता। हाईकोर्ट संप्रभु है, सुप्रीम कोर्ट बैठल है, हाईकोर्ट के डिसीजन को कौन पलट देगा? सुप्रीम। लेकिन न्यायालय के मामले में संप्रभुता किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के। उसका फैसला कोई पलट पाएगा ना? दे दिया फैसला तो दे दिया, अब आप नहीं पलट सकते हैं वहां पे। तो देश की संप्रभुता किसके पास है? संसद के पास। देश की संप्रभुता, वो कोई डिसीजन ले लिया तो कोई पलट नहीं सकता, पलटेगा तो खुद, और वो पलटेगा तो खुद। जैसे मोदी जी 2020 में लॉकडाउन के बीच में किसानों के लिए किसान आंदोलन जो नहीं हो गया था बवाल, तो विधेयक लाए थे, 3 गो विधेयक पास करा दिए थे। दुनिया पूरे भारत के लोग परेशान हो गए कि भैया संप्रभुता तो संसद के पास है, तो संप्रभुता तो कोई हटा नहीं सकता। फिर बवाल हुआ, 1.5 साल तक किसान आंदोलन पे बैठे रहे सब, तब जाके खुद सरकार ने उसे वापस लिया। तो देश की संप्रभुता किसके पास है? नोट चेंज कर देती, हम लोग कुछ कर पाते हैं? हाँ, सारे लोग अपना अपना नोट बदलवाए, नहीं समझे? सब लोग नोट बदलवाए, चुपचाप हमने बदला हो क्या है? संसद से पास, संसद से पास हो गया। देखो अब संसद के बारे में हम लोग समझते हैं। संसद की चर्चा तो हो गई किसमें? आर्टिकल 79। संसद की चर्चा आर्टिकल 79, ये हो गया संसद। देखो ये संसद जो है, इसमें 2 सदन होते हैं। पार्लियामेंट में कितने हाउस होते हैं? 2। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के कितने सदन? लेकिन संसद का अगर अंग कहेगा तो राष्ट्रपति है। कितने अंग होते हैं? 3। क्योंकि कोई विधेयक एक बार लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, फिर राष्ट्रपति साइन करेंगे तभी होगा। अदरवाइज में राष्ट्रपति अगर पॉकेट वीटो लगा दिया तो पास ही नहीं हो पाएगा। तो संसद के अंग कितने? संसद के अंग, हाँ आगे बढ़े। और संसद में सदन कितने? सदन को हाउस कहते हैं। कितने हाउस? 2, लोकसभा और राज्यसभा। अंग कितने? 3 अंग होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने अंग होते हैं? 3।
1927 में हमारा पुराना संसद भवन बनके तैयार हुआ था। एडविन लुटियन और बेकर्ड ने उस समय बनाया था। एडविन लुटियन और बेकर्ड, नाम कितना जबरदस्त रखा था, लुटियंस। तो जितना एरिया दिल्ली में सरकारी भवन है ना, चाहे गृह मंत्रालय, ये मंत्रालय, वो जितने मंत्रियों के आवास हैं, ये सब है, सब लुटियंस नामक विद्वान ने, आर्किटेक्चर ने डिजाइन किया था। नाम क्या था उसका, लुटियंस। लुटियंस दिल्ली, तो लुटियंस दिल्ली ही कहा जाता है, जहां संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, जितने मंत्री वगैरह हैं, उस सारे एरिया को क्या कहते हैं, लुटियंस दिल्ली। हालांकि उस जगह का नाम है सेंट्रल विस्टा। जगह का नाम क्या है, सेंट्रल विस्टा, लेकिन बनाने वाला कौन था, लुटियंस। तो पूरा एरिया ले लिया गया सेंट्रल विस्टा, और उसका निर्माण किसने कराया, लुटियंस और बेकर्ड ने। तो बेकर्ड उतना बड़ा नहीं था, मेन क्या कौन था, लुटियंस। लुटियंस था यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी नया संसद भवन बन रहा है, 100 साल पुराना हो जाएगा संसद 2027 में, तो भाई पुराना हो गया, उतना जगह नहीं है। तो नया संसद भवन त्रिभुजाकार बन रहा है। कैसा बन रहा है, त्रिभुजाकार बन रहा है। अरे भैया क्या बन गया हो, इस आकार में बन रहा है। 3 गेट हो जाएंगे यहाँ पर। कौन कौन गेट, 3 गेट। तीनों का नाम याद रहना चाहिए, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। कितने गेट हो जाएंगे अब, 3। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। तो एक हो गया कौन द्वार, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। अब पुराना संसद अब क्या हो जाएगा, उसको क्या कर दिया जाएगा भैया, पुराने संसद भवन को एज ए म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, म्यूजियम। क्योंकि पुराने संसद भवन में बीच में एक हॉल था जिसका नाम था सेंट्रल हॉल। इसी सेंट्रल हॉल में बैठ के संविधान लिखा गया था, और जब दोनों की संयुक्त बैठक कराई जाती थी तो सेंट्रल हॉल में होती थी। किसमें होती थी, सेंट्रल। तो इससे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। समझ में आएगी नहीं आ गया, इसलिए इसे हम हटा तो नहीं ना सकते हैं, तो इसे किसमें बदल दिया गया, म्यूजियम में। अब बाकी सारा किसमें शिफ्ट हो गया, नए संसद में। किसमें शिफ्ट हो गया, नए संसद भवन में। समझ में आ गया। लोकसभा हरे रंग का है, मोर के पंख की तरह, और राज्यसभा लाल रंग का। समझ में आ गया, कमल के फूल का थीम है उसमें। तो कमल हल्का पिंक रेड में नहीं होता है, ऐसे हल्का। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अभी हम लोग किस में शिफ्ट हो गए, नए संसद में। नया संसद हो गया, जिसमें अभी आपको पानी के टपकने की समस्या आ गई। तो होता है कभी कभी बड़ी बिल्डिंग में बनने के बाद कहीं कहीं से वाटर लीकेज हो जाता है, बाद में उसका ड्रेनेज सिस्टम सही हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं। उतना बड़का बिल्डिंग इतना जल्दबाजी में बनेगा तो दरार आ जाएगा, फिर बंद कर देगा सब दरार। पानी टपकना कोई बहुत भीषण समस्या नहीं है, समझे। तो ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार है। नया वाले संसद, पुराने वाले संसद के डिजाइनर कौन थे, लुटियन। लुटियन और बेकर्ड। कौन थे, बेकर्ड। बता सकते हैं इस नए वाले संसद का वास्तुकार, विमल पटेल जी। विमल पटेल। विमल शाह जो है ना, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। विमल शाह दिलवाड़ा का जैन मंदिर। नए संसद के डिजाइन कर विमल पटेल। समझ में आ गया। यही डिजाइन सोमालिया में बनाया गया था, बट उसने रिजेक्ट कर दिया था, एग्जैक्ट यही वाला। तो जो सोमालिया का डिजाइन है ना संसद भवन का, हम अपनी जरूरत के हिसाब से बनाते हैं। बिल्डिंग ही तो है, बैठने के लिए चाहिए। क्योंकि 2026 में ना हम आपको पढ़ाएंगे आगे कि जो लोकसभा की सीटें हैं 545, इसे बढ़ा दी जाएगी। समझ गया। तो 2026 में जब बढ़ेगी तो बैठने के लिए जगह भी तो चाहिए होगा ना यहाँ पे। और लोकसभा में क्या है ना कि अब डिजिटलाइजेशन हो गया है, मीडिया के भी बैठने का एक जगह चाहिए होता है। तो मीडिया भी बैठती है यहाँ पे, वहां अंदर लाइव टेलीकास्ट होता है, क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो देखिएगा आपके एरिया का सांसद मतलब घर ढुकवा सांसद तो नहीं है। घर ढुकवा सांसद समझते हैं, खाली घर में बैठल रहता है, संसद में कोनो सवाल नहीं पूछता है। अरे संसद में तुम अपने बारे में पूछो जो तुम्हारे यहाँ की समस्या है। यहाँ पर नहीं समझ में आ गया। अब जैसे आपके यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो आपके यहाँ का सांसद खड़ा होकर कहेगा ना कि हमारे यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, बच्चे दूर तक जाते हैं पढ़ने के लिए, जिस वजह से आधे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, लड़कियां नहीं जा पाती हैं दूर पढ़ने के लिए। हमारे एरिया में एक यूनिवर्सिटी खोला जाए, नहीं तो स्पष्ट कहा जाए कि ना खोल। तो नहीं समझ में आ गया। और संसद में आप कुछ भी बोलेंगे तो उसका उस विभाग का सचिव को लिखित देना पड़ेगा आंसर उसका, कि क्या कारण है यूनिवर्सिटी न खोले जाने की। ब्रांचें खोल दे, ब्रांच खोल दो भैया, एक तो यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकते हो तो संसद भवन में आपके सवाल पूछे जा सकते हैं, बशर्ते आपका सांसद घर ढुकवा सांसद नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिले टाइप का हो, सवाल पूछे तब सही लगता है। यहाँ पे घर ढुकवा सांसद से कुछ नहीं होता। आगे बढ़ जाए।
घर ढुकवा मतलब क्या होता है? मुंह चोर, नहीं समझा गया? आगे बढ़ते हम लोग। तो नया संसद समझ में आ गया कि नहीं? देखो ध्यान से, ये तो लुटियन और बेकर ने बना। हम लोग इसे लोकसभा कहते हैं, हम लोग इसे क्या कहते हैं? लोकसभा। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? राज्यसभा। लेकिन यूके मतलब क्या होता है? ब्रिटेन। ब्रिटेन वाला इसे हाउस ऑफ कॉमन कहता है। क्या कहता है? हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन मतलब कॉमन लोगों का घर है। और यूएसए वाला इसे कहता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधियों का घर। तो सही तो बात है। हमारे प्रतिनिधि कहां जाते हैं? लोकसभा। हमारे प्रतिनिधि कहां जाते हैं? लोकसभा में। आप जिसे वोट डालते हैं कहां जाके बैठता है? लोकसभा। तो अमेरिका में उसे क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ब्रिटेन में क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ कॉमन। हम लोग क्या कहते हैं? लोकसभा। हम लोग क्या कहते हैं? लोकसभा। अगर आप लोग वोट डाले होंगे तो आप दो जगह वोट डालते हैं, एक केंद्र में सरकार बनाने के लिए, एक राज्य में सरकार बनाने के लिए। तो जो राज्य में सरकार बनाने के लिए अपने विधायकों को वोट दिया था, जैसे हमने 2024 में वोट डाल दिया केंद्र में सरकार बनाने के लिए। अब ध्यान से समझो लोग, हरियाणा वाला अभी अपना वोट डाला है राज्य में सरकार बनाने के लिए। हम बिहार वाले हैं तो 2025 में हम लोग वोट डालेंगे अपने बिहार में सरकार बनाने के लिए। तो जिन्हें हम लोग बिहार में सरकार बनाने के लिए वोट डालेंगे ना, फिर अब वो लोग अपनी ओर से कुछ नेताओं को भेजेंगे कहां पे? राज्यसभा में। तो राज्यसभा का चुनाव डायरेक्ट जनता नहीं करती है। जनता जिन्हें राज्य सरकार के लिए भेजी रहती है वो चुन के कहां भेजती है? राज्यसभा में। तो राज्यसभा को हम लोग राज्यसभा ये बोलते हैं। और ये ब्रिटेन वाला क्या कहता है? इसे राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और अमेरिका क्या कहता है? सीनेट। अमेरिका क्या कहता है? सीनेट। बताइए, हम लोग में राज्यसभा का इलेक्शन होता है? हम लोग में राज्यसभा का इलेक्शन नहीं होता। आपके एरिया का विधायक जाके वोट देता है राज्यसभा को। कौन राज्यसभा में जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा? विधायक। कौन डिसाइड करेगा? विधायक। बताइए, हम लोग जिसे राज्यसभा कहते हैं अमेरिका उसे क्या कहता है? सीनेट। हम लोग जिसे राज्यसभा कहेंगे अमेरिका क्या कहेगा? सीनेट। क्या कहेगा? सीनेट। और ब्रिटेन क्या करेगा? हाउस ऑफ लॉर्ड। लेकिन इस हाउस का पावर उतना नहीं होता है। इस हाउस का पावर उतना नहीं होता क्योंकि जनता ने इन्हें वोट नहीं दिया। पावर मेन किसका है? हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। बट हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम क्या है? लोकसभा। तो ज्यादा पावर किसका? लोकसभा। अभी 2024 में किसका इलेक्शन हुआ है? लोकसभा का। राज्यसभा का इलेक्शन आपको पता ही नहीं चलेगा। राज्यसभा का इलेक्शन आपको पता ही नहीं चलेगा। जिसका पावर रहेगा उसी का ना पता चलेगा। राज्यसभा का इलेक्शन का पता चले? समझ में आया? तो लोकसभा ज्यादा पावरफुल की राज्यसभा? ज्यादा पावरफुल लोकसभा होती है। नया संसद किस डिजाइन का है? त्रिभुजाकार है। ज्ञान द्वार, कर्म द्वार और शक्ति द्वार। संसद के कितने अंग? कितने सदन? संप्रभुता किसके पास? संसद। संसद के दोनों सदनों में पावरफुल सदन। लोकसभा को अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन। राज्यसभा को अमेरिका में सीनेट और ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स। समझ में गया कि नहीं गया? किसी को दिक्कत? हमारे यहाँ क्या हो गया? संसद। संसद में बैठने वाला व्यक्ति सांसद कहलाता है। क्या कहलाएगा? सांसद। बस एक मात्रा जोड़ दीजिएगा, सांसद में बैठने वाला व्यक्ति सांसद। यानी पार्लियामेंट में बैठने वाला कौन सा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बैठने वाला व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बैठने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसे क्या कहेंगे? एमपी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी। समझ में? आपके आपके जिला का एक एमपी गया होगा। अगर जिला बड़ा है तो 2 एमपी जाता है। जैसे पटना बहुत बड़ा जिला है तो पाटलिपुत्रा से एक और एक पटना साहिब से। समझ में आ गया कि नहीं? 2 सांसद पटना से जाते हैं। तो अभी एक है रविशंकर प्रसाद इस एरिया से, पटना साहिब से, और पाटलिपुत्रा से मीसा भारती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 2 सांसद हैं पटना से। संसद की चर्चा किसमें है? 79। राज्यसभा 80, लोकसभा 81। लोकसभा 81। संसद 79 को 89, 79, 83 कितना कहेंगे? हाँ, 1 कम 80।
संसद एक कम 80, लोकसभा 81, राज्यसभा। समझ में गया? किसी को दिक्कत? राज्यसभा का चुनाव हम लोग करते हैं, वो भाग लेते हैं राज्यसभा के चुनाव। हम लोग किसमें चुनाव? राज्यों में जितने मंत्री विधायक बैठे हैं वो लोग किसमें चुनते हैं? लोग राज्यसभा। किसमें? राज्यसभा से। चलो अब देखते हैं संसद के आगे आर्टिकल 80 और 81। 80 में है राज्यसभा और 81 में है लोकसभा। लोकसभा दोनों सदन है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम अभी राज्यसभा में कितने सीट है? अब 550। अब समझो ध्यान से, 245 बोले गए। अब ये चीज तो हो गई, राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 250 और लोकसभा के लिए 550। लेकिन हमारा कश्मीर का एरिया जो है ना, ये पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो हम लोगों ने ना ये अपना विरोध दिखाने के लिए कहा कि इसमें हमारा 5 गो सीट जा रहा है। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि 5 गो सीट फिलहाल खाली है। 5 गो सीट को हम लोग क्या रखते हैं? खाली रखते हैं, ताकि दिखाने के लिए कि हम कश्मीर भूले हैं नहीं है। और यहाँ भी क्या करते हैं? 5 गो सीट वहां खाली रखते हैं। तो ये भी हो गया 545, वो 245, ये हो गया 545। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पीओके के लिए कितना छोड़ दिए हैं लोग? 500। अब इसमें ना 2 एंग्लो इंडियन का भी मनोनयन करना था लोकसभा में। तो अभी एंग्लो इंडियन का भी व्यवस्था खत्म कर दिया गया। आपको पढ़ा दिए हैं, एंग्लो इंडियन उसे कहते हैं जिसके पिता यूरोपीय थे। क्या थे? यूरोपीय। जब देश गुलाम था तो अंग्रेज यहीं शादी कर लेते थे, तो उनका बाल बच्चा क्या कहलाया था? एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो बच्चा ब्याह शादी किया भी होगा तो 1947 के बाद तो नहीं है किया होगा। 1947 में तो चले गए होंगे। तो जो 1947 के हाल फिलहाल में 1940, 42, 45 हाल फिलहाल में जो ब्याह किया होगा, जो उसके बाल बच्चे होंगे वो तो अब बूढ़ हो गए होंगे। और वो बुढ़ाऊ के जो बाल बच्चे हो तो कंप्लीट इंडियन होंगे, भले वो एंग्लो इंडियन होंगे यहाँ पर। तो अभी एंग्लो इंडियन की भी व्यवस्था खत्म कर दिया गया। तो कितना है? 543। इलेक्शन कितना पे हो रहा है? 543। 2 एंग्लो इंडियन जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 545। हाँ, पीओके वाला भी जोड़ दीजिएगा तो 550। राज्यसभा में 245। अब 250 ऐसे, और रियलिटी में समझ रहे हैं कितना है? 245। लोकसभा और राज्यसभा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो वर्तमान में बताइए, अगर हम देखें तो सीटें को देखेंगे तो इधर 543, यहाँ 245, 245। किसी को दिक्कत? लोकसभा में संख्या ज्यादा है, राज्यसभा में किसमें है? राज्यसभा कम है यहाँ पर। अब समझिए, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इसमें कौन जाएगा यहाँ पे? तो मेनली हम लोग को ध्यान देना है लोकसभा पे, क्योंकि जनता यहीं पे वोट देती है। तो संविधान में कहा गया है कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद होगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद। तो सोचिए, इसीलिए सांसद की इतनी वैल्यू है कि वो 10 लाख जनता से नहीं पूछ सकती है सरकार कि आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। तो एक सांसद अगर बोलेगा कि हाँ ये विधेयक पास होना चाहिए, तो समझा जाएगा 10 लाख लोगों ने बोला। इसलिए 10 लाख लोगों के बराबर अकेले वैल्यू है किसकी? सांसद की। और तुम गुंडा मवाली चुन के भेजोगे तो 10 लाख को क्या समझा जाएगा? गुंडा मवाली समझा जाएगा। और अगर तुम पढ़े लिखे लोगों को चुन के भेजोगे, वहां तुम्हारे लिए संसद में जाके सवाल पूछेंगे, तुम्हारे लिए काम करेंगे। 10 लाख की जनसंख्या पे कितने सांसद होने चाहिए? एक। 10 लाख की जनसंख्या पे एक सांसद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब भी जनगणना होती है, तो सपोज कीजिए कि किसी की जनगणना हुई। जनगणना कितने साल पे होती है बाबू? 10 साल पे। कितने साल पे होती है? 10 साल। अब सपोज कीजिए कि किसी 2021 में जनगणना हुई। कब हुई? 2021 में जनगणना। और किसी जगह की आबादी है 9,70,000। जनसंख्या कितनी आई? 9,70,000। क्या इसे सांसद मिलेगा? नहीं, 10 लाख पे ना मिलना चाहिए। लेकिन बताइए कि यही जब अब जनगणना जब 2031 में होगा, तो ये पक्का 10 लाख क्रॉस कर गया होगा। नहीं क्रॉस कर गया होगा। हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ता है, बाप रे बाप। समझ में आ गया? तो बताओ बहू, 10 साल में आबादी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो यही बात बोला कि हर 10 साल के बाद, प्रत्येक कब? जनगणना के बाद। प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में समायोजन होगा। समायोजन।
समायोजन का मतलब होगा कि अगर कहीं आबादी बहुत घट गई है, बीमारी आ गया, कोरोना आ गया, किसी एक जगह पे मान के चलिए चपाक दे उल्का पिंड गिर गया, 5 लाख लोग दबा गए, तो भाई वहां से लोकसभा की सीटें क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो समायोजन में बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में समायोजन किया जाएगा। किसके तहत? 82। तो बताइए, लोकसभा 81, राज्यसभा 80, संसद 79, संसद 79, दोनों के सीटों में समायोजन। हाँ, 82। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? अब समझते हैं आगे हम लोग। देखो, हमारी लोकसभा की सीटें जो है 543, कितना है भैया? लोकसभा, राज्यसभा 245, राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा। हमारा जो संसद भवन है, जो अभी जिसमें हम लोग बैठते हैं प्रेजेंट, वो 1927 का बना हुआ है। एडमिन लुटियन और बेकट के समय था, उस समय इरविन के समय बनाया गया था। अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से बाहर हो गया था, अब उसमें संख्या ही नहीं थी बढ़ाने की। तो 1971 में जो जनगणना हुई थी ना, कब हुई थी? यहाँ हो गया बवाल, कहा गया कि रे भैया 1971 के बाद जब 1981 में जनगणना होगी तो सीटों की संख्या क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। सीटों की संख्या बढ़ाना पड़ेगा। तो कहा गया कि हर जनगणना के बाद तो सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए, तो जेन्युइन बात है, जेन्युइन बात है, बढ़ना चाहिए 10 लाख की आबादी पे। लेकिन संसद भवन इतना छोटा हो गया है कि अब उसमें जगह नहीं है बैठने का, आड़सा हो जाएगा, एकदम सकेत होने लगेगा। नहीं समझ आ गया? आड़सा समझते हैं? एकदम वहां पे जगह नहीं है, नहीं समझ आ गया? वही में मार हो जाएगा, घसकर हो यहाँ पे। तो कौन है बनारस के सांसद? चलिए हो, मोदी जी है बनारस के सांसद। नहीं समझ में आ गया? में ढकेला ढकली हो जाएगा, जगह नहीं था संसद भवन में। अब कहाँ कुर्सी लेके बैठेगा क्या? वो ललका टेबल लेके हम यहाँ बैठेंगे, यहाँ पे बवाल हो गया भाई। ए भैया, जनसंख्या तो बढ़ाने की व्यवस्था है, लेकिन संसद भवन तो है ये नहीं है, तो संशोधन करना पड़ा। क्या हो, जनगणना होते रहेगा। हटा यहाँ पे, 2026 तक सीटें नहीं बढ़ेंगी, 2026 तक सीटें नहीं बढ़ेंगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, हमारी वर्तमान लोकसभा और राज्यसभा की सीटें किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? 1971। क्योंकि अगर उसे हम बढ़ा के 81 पे करें, 91 पे करें, या 2001 पे करें, या 2011 या 2021 पे करें, सीटें ही नहीं थी संसद में, जगह नहीं था यहाँ पे। नहीं समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अब जगह नहीं रहेगा तो हम जैसे मान कीजिए क्लास में जगह नहीं है तो कह देंगे ना कि अब नया एंट्री बंद। अब भाई कोई कहे नहीं सर हम गांव से आए ना, भैया बंद, जगह नहीं है, बंद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? संसद में धक्का मुक्की हो जाएगा। तो बताइए, वर्तमान संसद की सीटों की संख्या किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? 1971। अच्छा, इसमें कब तक इसमें चेंजिंग नहीं होगा? 2026। अब प्रधानमंत्री चाहे नरेंद्र मोदी रहते हैं, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी या मनमोहन सिंह ही रहते, या कोई भी रहता, उनकी मजबूरी थी 2026 से पहले नया संसद भवन बना के तैयार करना। नहीं समझे? मजबूरी है भैया, क्योंकि 2026 में बढ़ेगा सीटों की संख्या, फिर लोकसभा में 700 बैठेगा। सब लोकसभा में कितना बैठेगा? 700। पुरानका संसद में 700 का जगह नहीं है, ढकला ढकली हो जाएगा यहाँ पे। नहीं समझ में आ गया? एगो पे दूगो सीट। अच्छा, वो लोग हेल्दी रहता भी है। आगे बढ़ जाए तो बताइए, लोकसभा की सीटें किस वर्ष की जनगणना पर आधारित? कब तक चेंजिंग नहीं होगा? 2026 में चेंजिंग होगा, तब नया संसद बनाना जरूरी हो गया। अब मजबूरी थी, यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे नया संसद भवन थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया बनाया गया है, ठीक है, अपना अलग अलग है। नया चीजें, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो पहले से अच्छा ही रहता है। पुराना जमाना का टीवी, अब 1971 1927 का बिल्डिंग और अभी के बिल्डिंग में अंतर आएगा। यहाँ पर आगे बढ़े। अब तो लोकसभा और राज्यसभा का हम कंपैरिजन देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का कंपैरिजन। बताइए, संसद की चर्चा किस में है? संसद की चर्चा हम इधर देख लेते हैं, लोकसभा इधर देते हैं, राज्यसभा की चर्चा, लोकसभा की चर्चा। हाँ, अब एक बात बताओ, इसमें वोट कौन देता है? जनता। लोकसभा में वोट कौन देता है? जनता वोट देती है। इसमें कौन देता है? विधायक। इसका वोट कौन देता है? विधायक लोग जाके वोट डालते हैं, तभी जाके क्या बनता है? राज्यसभा। क्या बनता है? राज्यसभा। समझा क्या?
जब जनता वोट देती है, इसलिए इस वाले सदन को हम कहते हैं प्रत्यक्ष सदन। क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सदन, अप्रत्यक्ष सदन। मतलब ठीक लिखा है जी, प्रत्यक्ष। डायरेक्ट हाउस और इनडायरेक्ट हाउस, समझ में क्या? जनता वोट डालती है इसलिए इसे प्रत्यक्ष सदन, और उसे विधायक लोग वोट डालते हैं इसलिए अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सदन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब जनता के पास ही देश का असली पावर है। देश का असली पावर किसके पास है? जनता है। इसीलिए कहा गया है कि मंत्री जब भी बैठेगा तो किधर बैठेगा? लोकसभा। मंत्री किधर बैठेगा? मंत्री मंत्री राज्यसभा में बैठेगा, मंत्री किधर बैठेगा? लोकसभा। अतः मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा। इसलिए इस सदन को हम कहते हैं प्रथम सदन। कौन सा सदन? प्रथम सदन। ऐसे क्या कहेंगे? द्वितीय सदन। कौन सा सदन? द्वितीय सदन। प्रथम सदन इसलिए कहेंगे क्योंकि जनता की चुने गए मंत्री सब किधर बैठते हैं? लोकसभा। अब उसे कौन सदन कहेंगे? द्वितीय सदन। उसे द्वितीय सदन कहेंगे। जनता की समस्या पहले इधर सॉल्व होती है, बाद में उधर सॉल्व होती है, क्योंकि मंत्री इधर ही है। और जनता का समस्या सॉल्व करने वाले क्या है? मंत्री हैं। क्योंकि विधायक और सांसद तो जाके मंत्री के पास कहेंगे कि आपके विभाग से ये काम कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं गया? तो प्रथम सदन किसे कहते हैं? द्वितीय सदन, जनता का सदन। हाँ, जनता का सदन, विधायकों का सदन। प्रत्यक्ष सदन, अप्रत्यक्ष सदन। किसी को कोई दिक्कत? प्रथम सदन, द्वितीय सदन, आगे बढ़े। और भी बहुत सारी तुलना है, देखा जाए यहाँ पे प्रथम सदन, द्वितीय सदन यहाँ पे हो गया। यहाँ पर अब यहाँ एक खराबी ये है, समझिएगा ध्यान से। इस सदन का कार्यकाल कितने साल होता है? 5 साल। इसका कार्यकाल 5 साल। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल। इसके सदस्यों का कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल। अब यहाँ ये चीज कहा गया है, समझिएगा, कि इसके सदस्य जो बनते हैं, सदस्य 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 का कार्यकाल 5 साल, और इसके सदस्य का कार्यकाल कितना साल? 6 साल। बट प्रॉब्लम कहां है कि यहां कहा गया है कि मंत्री यानी सरकार वही बना पाएगा जिसके पास अकेले कम से कम 50% सीटें हों। लोकसभा का कुल सीटों का अकेले 50% वो रखता हो, या उसके साथ चुनाव लड़ रही गठबंधन की पार्टी रखती हो अकेले, तभी क्या बना पाएगा? सरकार। तभी क्या बना पाएगा? सरकार। अब जैसे अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी के पास अपना 240 सीट है। कितना सीट है? 200। लेकिन 50% के लिए 272 चाहिए। 50% के लिए क्या चाहिए? 272। एक तो ज्यादा रखता है कोई भी यहाँ पर, तो 50% के लिए क्या चाहिए? 272। लेकिन मोदी जी के पास है कितना? 240। अच्छा, ये कितना? 272। 272 300 जी, 240 है ना, 272 चाहिए। तो बताइए, है 240। अच्छा, ये कितना? तो इनको किसी ना किसी से साथ लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? साथ। तो उनके साथ देने में किसका योगदान है? हम बिहार के लोग का। चाहे नीतीश कुमार का भी साथ है, वो अभी अपनी पार्टी खींच सकते हैं। चिराग पासवान का साथ है, वो भी अपनी पार्टी यहाँ पे हम पार्टी है, उनका भी एक सीट है कि नहीं है? एक सीट है। तो बिहार से उनको कम से कम कितना? 18-19 सीट का समर्थन है बिहार से ही। अरे 12 को तो अपने इनके हो गए हैं, नीतीश कुमार जी की पार्टी के। 5 ठो चिराग पासवान, 12-5 17, एगो हम पार्टी से 18। तो 40 गो में से इनके पास जीते कितना? 240। करना कितना है? 272 करना है। 18 का नहीं तो कहां से मिल गया इनको? बिहार से। चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना से, तेलंगाना से मिल गए ना, आंध्र प्रदेश से। कहां से? आंध्र प्रदेश। तो सोचिए उतना समर्थन है कि नहीं है? अगर बीच में किसी का दिमाग घूमा, क्या गिना? 25 ब्रेकअप। क्या हो गया? ब्रेकअप। तब तो वापस 272 से कहां चले जाएंगे? तो सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तो लोकसभा को वापस भेज दिया जाएगा, जाओ घर जाओ, घर जाओ, दोबारा इलेक्शन होगा। क्या होगा? दोबारा है। तो लोकसभा की एक खराबी यही है कि अगर बहुमत खो देंगे, अगर बहुमत खो देंगे तो ये भंग हो जाता है। क्या हो जाता है?
भंग हो जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है अस्थाई। क्या है? समझो, लोकसभा का इलेक्शन 2024 में हुआ था, अगला कब होगा? 2029 में। लेकिन अगर गठबंधन की सरकार में किसी ने अपना समर्थन खींच लिया तो चुनाव 2029 में ना होके बीचवे में चुनाव कराना पड़ेगा कि भैया ये सब तो ब्रेकअप कर लिया हो। नहीं समझ आ गया? क्या कर लिया? ब्रेकअप। तो लोकसभा की खराबी क्या है? इसमें क्या हो सकता है? ब्रेकअप। इसमें क्या हो सकता है? ब्रेकअप। अतः यह भंग हो सकता है, यही खराबी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी कि नहीं? बस समर्थन खींच लेने की वजह से सरकार गिर गई थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वीपी सिंह भी थे, वीपी सिंह की भी समय में भी सब घटना हुई थी। अब आगे जब सरकार देखा जाएगा ना तो ये सब समझाएंगे आप लोग। आगे बढ़े तो लोकसभा की खराबी क्या है? भंग हो सकता। लोकसभा की खराबी भंग हो सकता है, ये इसकी सबसे बड़ी खराबी, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहते हैं। क्या राज्यसभा कभी भंग होगा? राज्यसभा कभी भंग नहीं होगा। भैया हमको सरकारें नहीं चलाना है तो हमको भंग क्या करेंगे? यहाँ पे नहीं समझा गया? नहीं समझे? अरे वो कहावत में कहते हैं कि भैया इसको सरकार ही नहीं चलाना है राज्यसभा लोग को, तो इसे सरकार से बाहर क्या कीजिएगा? नहीं समझे? राज्यसभा को सरकार चलाना है, इसे भंग करके सरकार से बाहर कैसे करिएगा? अरे लोकसभा को सरकार चलाना है मंत्रियों के थ्रू, भंग करके बाहर कर दीजिए। इसको सरकार नहीं चलाना है तो भंग करके क्या करेंगे? क्या यहाँ पर कुछ कर सकते हैं? इसको तो भंग किया ही नहीं जा सकता है। वही नहीं है वो गाना, इस सम में फरोसे को आंधी से डराते हो। हम भी किसको उर्दू बता रहे हैं? क्या होता है मतलब? हाँ, इस सम में फरोसे को आंधी से डराते हो। अरे भैया चलो छोड़ो, तुम लोग को नहीं बुझाएगा। यहाँ पे ये बताओ, राज्यसभा भंग करेंगे? हाँ, क्यों भंग करके करेंगे क्या? नहीं समझे? आगे बढ़े तो ये भंग होगा? ये कभी भी भंग नहीं हो सकता। भंग करेगा तो इसलिए क्या है? अस्थाई सदन। कैसा सदन है? अस्थाई। अस्थाई सदन कैसा सदन है? अस्थाई। उसे भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भंग करके उसका पावर खत्म कर देंगे। उसके पास पावर ही नहीं है तो भंग करके खत्म कुछ ही करिएगा आप। नहीं समझ में आ गया? देखो ये भंग हो सकता है, इसकी खराबी यही है कि नहीं है? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भंग हो गई थी, भंग का मतलब डिजोल्व हो सकता, ये भंग हो जाएगा? हाँ, नहीं भंग। भंग हो जाने के कारण इसे क्या कहा जाएगा? अस्थान। इसे क्या कहा जाएगा? अस्थान। जब ये अस्थायी है इसलिए इसे कहा जाता है निम्न सदन। क्या कहेंगे? निम्न सदन, लोअर हाउस। ये अस्थायी है इसलिए उच्च सदन, अपर हाउस। इसे क्या कहेंगे? अपर हाउस। तो इसे कहेंगे उच्च सदन। उच्च सदन क्योंकि भंग ही नहीं होता है। ये निम्न सदन क्योंकि भंग हो जाता है। लेकिन पावरफुल कौन है? क्योंकि मंत्री किधर बैठते हैं? अतः मंत्री बैठने के कारण प्रथम सदन, मंत्री न बैठने के कारण किस सदन को लोकप्रिय सदन कहते हैं? इसे लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं? जनता वोट डालती है, अतः इसे लोकप्रिय सदन कहा जाएगा। और इसे हम लोग कहेंगे शिक्षित का सदन। किसका सदन? शिक्षित लोगों का सदन। क्योंकि 12 लोगों का इसमें मनोनयन किया जाता है। 12 लोगों को क्या किया जाता है? मनोनयन। मनोनयन का मतलब इसमें 12 ऐसे लोगों को भेजा जाता है जो चुनाव नहीं लड़ते हैं, बल्कि विज्ञान, कला, साहित्य में अच्छा काम किए रहते हैं। वैज्ञानिक रहते हैं, कोई कला में रहता है, कोई क्रिकेटर रहता है, तो शिक्षित लोग उसमें जाते हैं यहाँ पर। इसलिए इसे शिक्षित का सदन कहते हैं। और इसे हम लोग क्या कहेंगे? लोकप्रिय सदन। इसे कौन सा सदन? और उसे कौन सदन? शिक्षित का सदन। याद रहेगा। प्रथम सदन किसे कहेंगे? उच्च सदन। अरे उच्च सदन राज्यसभा। भंग हो सकता है, संख्या में ज्यादा है, संख्या में कम। जनता का सदन, प्रत्यक्ष सदन, अप्रत्यक्ष, मंत्री बैठेगा। प्रथम सदन, द्वितीय सदन। भंग हो सकता है, भंग नहीं होगा। अस्थाई, अस्थाई लोकसभा। अस्थाई सदन, अस्थाई उच्च सदन। क्योंकि भंग नहीं होता इसलिए उसे क्या कहते हैं? उच्च। निम्न सदन, निम्न सदन
याद रहेगा, निम्न सदन। आगे बढ़े तो दोनों में कंपैरिजन याद रहेगा। यहाँ पे 2024 में राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था या लोकसभा का? लोकसभा का इलेक्शन हुआ, राज्यसभा का इलेक्शन नहीं। राज्यसभा का इलेक्शन कब होगा आपको पता नहीं चलेगा। आर्टिकल 83 में कहता है, सुनिए ध्यान से, कि जो सदन है उसकी अवधि यानी टेन्योर कितना है। अवधि मतलब टेन्योर, कितने समय तक सदन रहेगा। किसमें है? 83 में। और योग्यता किसमें है? सदन की योग्यता 84। किसमें है? 84। अब 85 में वो सत्रावसान और आहूत वगैरह वो हम आगे बढ़ाएंगे। चलो पहले इतना समझते हैं, अवधि पहले समझते हैं, उसके बाद हम आगे समझेंगे योग्यता में। सदन की अवधि देखिए, इसमें बैठने वाले सदस्य का कार्यकाल होता है 5 साल। बैठने वाले सदस्य का कार्यकाल 5। अगर 5 साल पूरा हो गया ना तो इन सबको एक ही बार में वापस भेज दिया जाता है। जैसे 2019 में चुनाव हुआ था, लाइव वाले सब ध्यान से समझना, 2019 में जब चुनाव हुआ था तो 5 साल के लिए सारे लोगों का इलेक्शन हुआ इसमें। और इसमें खराबी क्या है कि जितने सदस्य हैं इसमें 550 जो सदस्य होते हैं उनमें सबका इलेक्शन एक ही बार में हो जाता है। जब सबका इलेक्शन एक ही बार में होता है तो जब 5 साल का टेन्योर खत्म होगा तो सब के सब चले जाएंगे, सब के सब चले जाएंगे। अब इससे दिक्कत क्या होगा कि देश की संप्रभुता और जितना बड़ा डिसीजन है वो संसद को लेना है। और हमने यहाँ गलती क्या कर रखा है कि सदन जो बुलाए हैं, जो पावरफुल सदन है लोकसभा, उसमें इलेक्शन एक ही बार में होता है और एक इसी कारण एक ही बार में सब खत्म भी हो जाता है। जैसे 2024 में एक ही बार में सबको भेज दिया गया घर कि जाइए चुनाव जीत के आइएगा। और 2024 में चुनाव जीते और जून में सब लोग जीत के फाइनल रिजल्ट लेके वापस संसद में चले गए। अब ये सब का सब 550 फिर आ गया है कहां पे? संसद में। अब ये लोग 2024 से कब तक रहेंगे? 2029 तक। अब इसमें खराबी क्या होती है, आप एक ही बार में बुलाएं और इलेक्शन जब 5 साल खत्म होगा तो एक ही बार में भेज देंगे। और जब आप भेजेंगे कि जाओ चुनाव लड़ो और उसी समय देश पर कोई संकट आ जाए तो देश के लिए कोई डिसीजन लेना हो तो ले ही नहीं पाएंगे, उनका टेन्योर खत्म हो गया, चुनाव में बिजी है, आचार संहिता लगा हुआ है वहां पे। तो भाई देश का संकट अगर आ गया, कोई युद्ध हो गया, आक्रमण हो गया, कोई चेंजिंग करना है, कोई बड़ा अमेंडमेंट करना है, करेगा कौन? तब कहा गया है, तब एक ऐसा सदन बनाया गया राज्यसभा। और राज्यसभा में जो बैठने वाला सदस्य है उसका कार्यकाल जानबूझ के रखा गया 6 साल। क्या रखा गया? 6 साल रखा गया, जानबूझ के रखा गया 6 साल। अब बताइए अगर ये नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? लेकिन और दिमाग लगाया गया राज्यसभा में, कहा गया कि जो राज्यसभा में लोग बैठेंगे, जो लोग किसमें बैठेंगे? राज्यसभा में। इसको इधर से हटाते हैं, ये तो है भैया लोकसभा, आइए राज्यसभा। इधर 543, इधर 200। अब यहां तो कार्यकाल हो गया 6 साल, कार्यकाल हो गया 6 साल, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहां एक और गड़बड़ी, सपोज कीजिए कि इसका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया और ये चला गया चुनाव में। इसको चुनाव में हो गया लेट, दिक्कत हो गया, बाढ़ आ गया, कोरोना आ गया या कुछ ऐसा हो गया कि चुनाव हो गया लेट, तब तक इसका भी 6 साल पूरा हो गया। किसका? राष्ट्र। अब तो फिर संसद वीरान हो जाएगा, वीरान हो गया संसद। अब देश का कोई रहा ही नहीं, नहीं समझ, कोई नाथ ही नहीं रहा देश का, संभालेगा कौन भैया? ये तो दिमाग ठीक है कि एक का 5 साल रखिए, एक का 6 साल रखिए तो क्या होगा, एक खत्म होगा जब तक एक का टेन्योर बचा रहेगा। लेकिन लोकसभा का इलेक्शन में अगर लेट हो जाए, ईवीएम चोरी हो जाए या बैलेट पेपर पे इलेक्शन होने लगे, चुनाव नतीजों में देरी होने लगे या कोई जीत ही ना पाए, दोबारा चुनाव की नौबत आ जाए, धांधली इतनी ज्यादा हो जाए कि चुनाव आयोग डिसीजन ले कि दोबारा इलेक्शन कराना है, तो अगर इस कंडीशन में ऐसा होता है तो हम लोग तो ये सोचते हैं कि राज्यसभा के पास 1 साल का टेन्योर ज्यादा है तो वो मैनेज करेगा। लेकिन अगर लोकसभा ही 1 साल लेट हो गई तो इधर लोकसभा 1 साल लेट हो गई, इधर इसका 6 साल हो गया, वो पहले से बाहर था, ये भी बाहर हो जाएगा। बताओ भैया, संसद में इसी समय कोई युद्ध कर दे, आक्रमण कर दे, डिसीजन लेने वाला कोई नहीं बचा, इमरजेंसी लगाने वाला कोई नहीं बचा, संसद की संप्रभुता गई, देश की संप्रभुता, सारा सॉवरेनिटी पावर किसको दिया गया? अब क्या किया जाएगा? अब तो भैया देश गड़बड़ हो जाएगा, इस तरह से देश चलेगा? चलो अब इसमें नियम बना दिया क्या चीज कि देखिए, इसमें जितने लोग हैं
उनका सबका इलेक्शन एक ही बार होगा, एक ही बार बाहर कर दीजिएगा। इसमें कह दिया कि नहीं, इनमें सबका इलेक्शन एक बार में नहीं होगा, इसको 3 पार्ट में बांट देंगे, 1/3, 1/3 और 1/3, यानी इसमें 3 पार्ट में क्या होगा, बांट दिया जाएगा। एक ही बार में इलेक्शन नहीं होगा, समझ में आ गया कि नहीं, एक बार में इलेक्शन नहीं होगा। इससे क्या होगा फायदा समझो, एक बार में इलेक्शन न होने से फायदा, अब इतना तो समझ गए, इधर लोकसभा इधर राज्यसभा है, हाँ ये कौन सा है, राज्यसभा। अब इससे समझो फायदा क्या होगा, कार्यकाल कितना साल है, अब इन लोगों का जो इतने लोग हैं, लोग मतलब 1/3 है, उन लोगों का इलेक्शन होगा, उसके बाद फिर कुछ क्या होगा, मैंने 3 पार्ट में, सबका एक बार में नहीं होगा। इससे फायदा क्या है, सपोज करो कि इसका इलेक्शन 2010 में हुआ, तो इसका कब होगा, 2012 में, 2-2 साल का गैप करके होगा, 2012 में। इसका कब होगा, 2014 में। अब फिर होगा 2016 में, 2016 में। इनका कब होगा, 2016 में। तब तक इनका टेन्योर 6 साल का खत्म। देखो टेन्योर कितना है, तो जो इलेक्शन में आया है वो कम से कम कितना दिन रहेगा, 6 साल। तो ये 1/3 जो लोग आए थे, 1/3 लोग, मतलब 250 का 1/3 करेंगे तो कितना होगा, 150, 15 45, 150 नहीं, 150 कैसे हो जाएगी, 122 ऐसे ही हिल जाएगा यहाँ पे, 80 83 के आसपास, 81, हाँ तो 81 के आसपास, मतलब समझो कि लगभग 80, ऐसे 81 को लगभग 80 सदस्य का एक बार में इलेक्शन होता है, कितने का, 80। तो हम लोग एक समझते हैं इसको, तो इसमें जो आए थे 80 एक बार हुआ, फिर 80 एक बार हुआ, फिर 80 एक बार हुआ, 8 तरीके 24, 240 हो गया ना। तो लगभग 80 आप समझिए, क्योंकि 245 सीटें हैं, तो ऐसे करो ना भाई, 10 क्या 245 सीट है ना, इसका 1/3 करोगे, लगभग 83, लगभग 82-83, तो आप 80 समझो इससे। तो जो 1/3 सदस्य का इलेक्शन हुआ है, उसका कार्यकाल कितने साल रखना है, 6 साल। तो क्या एक ही बार में 245 सदस्यों का इलेक्शन होगा, 1/3, 1/3, 1/3, यानी लगभग 81 सदस्यों का होगा। जो यहां इलेक्शन हुआ सपोज 2010 में, फिर ये होगा 2012 में, ये होगा 2014 में, अब फिर जब 2 साल बाद यानी 2016 आएगा, तब तक इसका 6 साल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले 2 साल बाद इलेक्शन हो, जो 2018, इसका 6 साल कंप्लीट हो गया। फिर 2020, इसका 6 साल कंप्लीट हो गया। यानी लोकसभा का इलेक्शन बड़ी सिंपल है, लोकसभा का इलेक्शन बहुत ही सिंपल है। जितने सदस्य आएंगे एक ही बार में इलेक्शन करो, घुसा दो यहाँ पे, चलो 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 चलो, यहाँ पे 5 साल खत्म हो गए, जाओ 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 यहाँ पे। राज्यसभा ऐसा नहीं है, राज्यसभा ऐसा नहीं है, इसमें एक ही बार में सबका इलेक्शन नहीं होता। कहा जाता देखो 250 सीट है, यानी 245 सीट है, 245 का एक बार में इलेक्शन नहीं होगा। पहले 1/3 आता है, 81 को का इलेक्शन कर लेते हैं, फिर अगले 2 साल बाद 1/3 यानी 81 का फिर इलेक्शन करेंगे, फिर अगले 2 साल बाद इलेक्शन करेंगे। इससे होगा क्या, 3 पार्ट में इलेक्शन करने से फायदा क्या होगा कि सबका कार्यकाल एक ही बार में खत्म नहीं होगा, सबका कार्यकाल एक ही बार में खत्म नहीं होगा। जैसे क्लासरूम में देखोगे 3 रो है, 1 2 3। अब जैसे सपोज कीजिए कि कोई बैच स्टार्ट होता है, तो बैच खत्म हो गया तो सबको जाना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, इस रो का एडमिशन हम लेते हैं जनवरी में, इसका ले लेते हैं फरवरी में, इसका ले लेते हैं मार्च में। अब बताओ सिलेबस खत्म होगा तो सब जाएगा, जिसका पहले खत्म हुआ वो चल गया, उसके बाद ये जाएगा, उसके बाद वो जाएगा। तो राज्यसभा को जानबूझ के इस तरह रखा गया है कि एक ही बार में ना बुलाया जाए। तो राज्यसभा के सदस्यों का, कुल सदस्यों का इलेक्शन एक बार में होता है या 3 पार्ट में, कितने पार्ट में। अब इन 3 पार्ट को कितने साल के लिए रखना है, 6 साल। तो 6 में कितना से भाग देंगे, 3 से। तो हर का इलेक्शन कितने ईयर पे होगा, 2 साल। कितने साल पे, 2 साल। तो 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है, और एक बार में चुनाव होता है कि हर 2-2 साल पे होता है। जबकि लोकसभा का चुनाव एक बार में हुआ, 5 साल रहिए जाइए,
और राज्यसभा ऐसा नहीं है, उसमें हर 2 साल पे क्या होता है, चुनाव होता है, हर 2 साल पे चुनाव होगा। और चुनाव में क्या सारे सदस्यों को लाया जाएगा या 1/3? हाँ, 1/3। तो 1/3, 1/3, 1/3 3 बार आते हैं। और हर कितने साल पे, हर कितने साल पे, 2 साल। कितना सिस्टमेटिक रखा है। अब लोकसभा का इलेक्शन चाहे डिले हो, चाहे 5 साल ना हो या 3 साल भी ना हो, राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो कभी खाली होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका एक बार में इलेक्शन ही नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? कई बार हुआ, जैसे क्लासरूम में ही देखो, आप लोग का एडमिशन बहुत लोग का आगे पीछे होता है, किसी का पहले किसी का बाद, और सिलेबस खत्म हो गया तो सब जाएगा नहीं, सर हमारा तो बचा, अब बाद में आए थे। वैसे ही क्या है राज्यसभा, क्या है बाबू, राज्यसभा। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 साल पर होता है और केवल 1/3 सदस्यों का अवकाश होता है, निर्वाचन होता है। यानी अगर कार्यकाल भी खत्म होता है तो सारे लोगों का कार्यकाल खत्म होगा कि केवल 1/3 का, फिर 2 साल बाद 1/3, फिर 2 साल बाद 1/3, मतलब जो इलेक्शन जितने लोग का होता है उतने लोगों का कार्यकाल भी तो खत्म होता है। तो लोकसभा का हर 5 साल पे चुनाव हो रहा है, अर्थात लोकसभा के सभी सदस्यों का कार्यकाल हर 5 साल पे खत्म हो रहा है। समझ में आएगी नहीं? तो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, थोड़ा घुमा के पूछेगा, कहेगा कि लोकसभा के सदस्य कब अवकाश ग्रहण करते हैं, मतलब छुट्टी कब लेते हैं, 5 साल बाद। लोकसभा के सदस्य कब अवकाश ग्रहण करेंगे, 5 साल बाद। समझ में आ गया? राज्यसभा के सदस्य कब अवकाश ग्रहण करते हैं, हाँ, 2 साल बाद सब लोग। हाँ, एक इसमें दोनों बात बोलिए, प्रत्येक 2 साल पर केवल 1/3 सदस्य, प्रत्येक 2 साल पर केवल 1/3। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा जो एक हाउस यानी सदन है, इस सदन का भी कार्यकाल 5 साल और इसमें बैठने वाले लोगों का भी कार्यकाल 5 साल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन राज्यसभा में बैठने वालों का कार्यकाल 6 साल, लेकिन राज्यसभा एक सदाबहार सदन है, हमेशा कोई ना कोई मिलबे करेगा उसमें। तो बताइए, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल और लोकसभा में बैठने वाले का कार्यकाल 5 साल, राज्यसभा का कार्यकाल अनंत, राज्यसभा में हमेशा कोई ना कोई मिलेगा, लेकिन राज्यसभा में बैठने वालों का कार्यकाल 6 साल। समझे? दोनों में अंतर समझ आ गया कि नहीं आ गया? लोकसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का अनंत, राज्यसभा का अनंत, लोकसभा के सदस्य का, राज्यसभा के सदस्य का 6 साल। ये 6 साल इस हाउस का टाइम पीरियड नहीं है, 6 साल इसमें बैठने वाले मेंबर का कार्यकाल है। तो राज्यसभा का कार्यकाल अस्थाई है, कोई चीज अस्थाई होती है तो उसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल, जबकि राज्यसभा सदन एक अस्थाई है, कार्यकाल अनंत। लोकसभा के सदस्य तथा लोकसभा का सदन, इन दोनों का कार्यकाल 5 साल होता है। 5 साल में सबको बाहर कर दिया जाएगा। अब बताओ, देश पर कोई भी संकट आ जाए, अगर लोकसभा नहीं है तो कौन संभाल ले जाएगा? कौन संभाल ले जाएगा? राज्यसभा। सिस्टमेटिक ढंग से संविधान बनाया गया है। अभी 2024 में इलेक्शन था, अप्रैल मई जून सरकार बिजी थी किसमें? इलेक्शन में। लोकसभा व्यस्त थी किसमें? इलेक्शन में। उस समय अगर देश पे कोई विकट संकट आ जाता, देश पर कोई समस्या आ जाती, तो कौन संभालता? कौन संभालेगा? राज्यसभा। समझ में आएगी नहीं? क्या कौन संभालेगा? राज्यसभा संभालेगा। समझ में आ गया? इसी को कहते हैं सदनों की अवधि। किसमें है? आर्टिकल 83 में। इसमें आपको आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं है, आप पहले योग्यता समझ जाते हैं। देखो भाऊ, लोकसभा और राज्यसभा, इसके लिए है आपकी आयु 30 साल और इसके लिए है 25 साल। 25 साल। इसलिए लोकसभा को हम युवाओं का सदन कहेंगे, क्योंकि यंग है, 25 है। किसके कंपैरिजन में यंग है? राज्यसभा। तो राज्यसभा में जाने के लिए आयु और लोकसभा में आने के लिए बाकी सारी चीजें कॉमन है। भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो गया। अब इसमें योग्यता में तो कॉमन चीज है, सब पे चिपका दो। पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पे ना हो, भारत का नागरिक।
बस यही याद रखिएगा, लोकसभा में जाने के लिए और राज्यसभा के लिए 30, लोकसभा में जाने के लिए और राज्यसभा में जाने के लिए। अब देखो बाबू, अगर आपको मंत्री बनना है, क्या बनना है, मंत्री, तो आप मंत्री बनने के लिए आपको किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। हालांकि आप अगर चुनाव लड़े हैं और किसी के में भी नहीं जीत पाए हैं तो भी आप 6 महीने के लिए क्या बन सकते हैं, मंत्री। ये तो हम पढ़ाए हैं कि बिना संसद सदस्य रहे भी 6 महीने के लिए क्या बना जा सकता है, 6 महीने के लिए मंत्री बना जा सकता है। 6 महीने के लिए क्या किया जा सकता है, मंत्री बना जा सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? हाँ, राज्यसभा में जो 12 मनोनीत सदस्य है, राष्ट्रपति उसके लिए नॉमिनेट करेंगे। गृह मंत्रालय से पूछेंगे कि देश इतना बड़ा है, इसमें 12 अच्छे लोग कौन है जिन्हें हम मनोनीत कर दें। तो गृह मंत्रालय उसको रिपोर्ट देगी कि ये 12 अच्छे लोग हैं, इन्हें मनोनीत कर दीजिए। तो पूछेंगे क्या अच्छाई किए हैं, तो जैसे सचिन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेट खेले हैं, रेखा, समझ में आ गया कि नहीं है, वो हीरोइन में, कोई इसरो का साइंटिस्ट हो सकता है, कोई गजल संगीत गीत ये हो सकते हैं। मंत्री बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? हाँ, दोनों रास्ते हैं मंत्री बनने के लिए। राज्यसभा से जाएंगे तो कम से कम 30 और लोकसभा से जाएंगे तो 25। तो मंत्री बनने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र में आप मंत्री बन सकते हैं, अर्थात लोकसभा के सदस्य तो रहिएगा ना जी कम से कम। अब ये समझो, जो लोकसभा और राज्यसभा के लोग हैं ये तो जनप्रतिनिधि हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, इनका काम है जनता की बातों को सुनना। गांव शहर अपने एरिया में जाएं, कहां सड़क नाली यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल किस चीज की कमी है उसे देखें, कि दिन भर संसद में घुसल रहे हैं। काम क्या है, मेन काम क्या है, जनता के लिए करना। समझा गया? तो ये लोग जनता के काम के लिए अपने यहाँ आए रहते हैं, हमेशा ही अपने घर अपने क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन जब संसद को जरूरत पड़ती है तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, उसी को कहते हैं आहूत करना। संसद के सदस्य को बुलाने के लिए चलो संसद में, चलो चलो चलो, तो उसी को क्या कहेंगे, आहूत। क्या कहेंगे, आहूत। और जब संसद में बैठेंगे लोग एक आध महीना, डिस्कस होगा जीएसटी में कुछ सुधार करना है कि नहीं, वक्त बोर्ड अमेंडमेंट में क्या करना है, महिला ये सशक्तिकरण के लिए या उनके लिए कुछ आरक्षण देना है कि नहीं देना है, ये सब पे क्या होगा, चर्चा होगा। और जब चर्चा हो जाएगा तो दिल्ली में बैठल रहेगा लोग, कैंटीन में। भाई संसद में बैठेगा, खर्चा ज्यादा आता है ना, वहाँ कैंटीन वगैरह सब चलते रहता है, बड़ी सस्ता खाना मिलता है वहां पे। समझ आएगी कि नहीं गया? ऐसा बाहर में तो महंगा होता है, वहां पे आधा खाना गवर्नमेंट की ओर से न रहता है यहाँ पे। तो जब सारा काम हो जाएगा तो वापस भेज देगा, जाओ सत्र को नाश दिए, सत्र खत्म, नाश दिए, 17वासान। क्या हो गया, 17वासान। तो बुलाए थे, बुलाए हैं, अब भेज दिए, बुलाएंगे आहूत। कोई विधेयक पास करना है, किसी चीज पे चर्चा करना है, अब वहां सारे सांसद को बुलाया जाएगा, घूम लिए लोग, सब लोग घूम लिए, तो कहा हाँ हाँ आ जाओ। संसद को आहूत किया जाता है, बुलाया जाता है, क्या किया जाता है, आहूत, बैठा जाएगा। अब सारे सांसदों को बोलने का मौका दिया जाएगा कि हाँ आप खड़े होइए सांसद महोदय, महज 1 मिनट आपको टाइम दिया जाता है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं देगा ना, 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देता है। 5-5 मिनट टाइम देगा तो 1 घंटा में कितने लोग आ पाएंगे, 12 गो। 1 घंटा में कितने लोग बोल पाए, 12। अब क्वेश्चन पूछने के लिए 1 घंटा टाइम में होता है प्रश्न काल, तो बताइए 545 में कितना पूछ पाया, 12 गो। तो फिर अगले दिन 12 ठो को बुलाएंगे, फिर अगले दिन बुलाएंगे। या तो आप प्रश्न काल में पूछ लीजिए या तो शून्य काल में पूछिए, तो 2 समय है पूछने के लिए, तो 2 घंटा में 24 को पूछ सकता है। तो सबको मौका मिलना चाहिए, तो एक ही दिन में सबको मौका मिल पाएगा नहीं, तो सबको लिस्ट हो जाएगा, उनका एप्लीकेशन होता है एक, तो उसमें बता दिया जाता है ये आपका सवाल पूछने का ये इस दिन है, आपका इस दिन है, इतने मिनट है, आपको इतना टाइम दिया जाता है। तो जो अध्यक्ष होंगे या उधर सभापति वो बोल देंगे कि आपको इतने मिनट का टाइम दिया जाता है, तो खड़े होंगे। तो पहले तो धन्यवाद देंगे, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अब अपना बात बोलेंगे लोग। तो 17वासान और आहूत दोनों कौन करते हैं, राष्ट्रपति। कुछ दिन के लिए बुलाएंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, आहूत। 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना, जब भी संसद का कार्यवाही चलता रहेगा, संसद की कार्यवाही खत्म हो जाएगी तो वापस कौन भेजेगा, हाँ राष्ट्रपति। वापस भेजने को क्या कहेंगे, वापस भेजने को 17वासान कहा जाएगा। अब देखिए इसमें एक और चीज होता है, यहाँ पे संसद की कार्रवाई बुला दिए राष्ट्रपति, इधर सौंप दिए लोकसभा को, एक सौंप दिए राज्यसभा को।
लोकसभा और राज्यसभा को क्या कर दिए, सौंप दिए। अब इसमें बैठे हैं लोग लोकसभा में और राज्यसभा में, अब इसमें राष्ट्रपति देखने नहीं जा रहा है, बुलाया कौन है, फाइनली वापस कौन भेजेगा, कौन भेजेगा, मौसम चेंज हो गया ना, बड़ा अजीब हो जाता है। इसमें एक चीज होता है सत्र का विघटन, सत्र का एक होगा विघटन और एक होगा सदन की कार्रवाई को स्थगित करना। तो सत्रावसान के बाद आपको पढ़ना स्थगित, स्थगित ये पढ़ते हैं हम लोग, समझिए ध्यान से। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के अंदर जो कुछ क्रिया होगी ये अध्यक्ष के अंडर कंट्रोल होगी, किसके कंट्रोल में, और राज्यसभा में जो कुछ होगा वो सभापति कंट्रोल करेंगे, कौन करेंगे, सभापति कंट्रोल करते हैं। तो इधर कौन कंट्रोल करेंगे, उधर कौन करेंगे। देखिए अब सदन की मर्यादा का ध्यान रखना है, इसमें हो हंगामा ना हो, डिसिप्लिन का पालन हो। अगर डिसिप्लिन का पालन नहीं होगा तो जिम्मेदार कौन है, अध्यक्ष, और वहां नहीं है तो सभापति। तो जब कभी भी अध्यक्ष या सभापति को, अध्यक्ष या सभापति को या आभास होता है कि सदन अपनी मर्यादा को खो रहा है, हंगामा ज्यादा हो रहा है, नियम का पालन नहीं हो रहा है या बहुत कम लोग आए हैं, तो कार्रवाई को क्या करता है, स्थगित कर दे। तो हमेशा स्थगित जो होता है वो केवल और केवल कार्रवाई स्थगित होती है। स्थगन की क्रिया जो होती है वो 1 घंटे के लिए भी हो सकती है। अध्यक्ष कह सकते हैं कि सदन की कार्रवाई को 1 घंटे के लिए एडजॉर्न यानी स्थगित किया जाता है। उनका अच्छा इच्छा है, वो कह देंगे कि आज के लिए कार्रवाई को स्थगित किया जाता है, आज के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित किया। उनकी इच्छा है, वो कहेंगे कि 2 दिन के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित करते हैं। लेकिन उनके पास इतना पावर नहीं है कि सत्रावसान कर सके। सत्रावसान कौन करेगा, राष्ट्रपति करते हैं। सत्रावसान में दोनों को वापस भेजना होता है, सत्रावसान में दोनों को वापस भेजना होता है, जबकि आहूत में दोनों को बुलाना होता है। स्थगित करने में केवल एक ही सदन हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा स्थगित होती है लेकिन राज्यसभा चल रही है, कई बार ऐसा होता है कि राज्यसभा स्थगित है तो लोकसभा चल रही है, कई बार दोनों स्थगित हो जाती है। समझ में आ रहा है, स्थगन समझ में आ गया। हाँ आगे बढ़े बाबू। बताइए आहूत कौन करेगा, सत्रावसान, स्थगित, स्थगित या स्थगित करने का अधिकार अध्यक्ष या सभापति का होता है। अध्यक्ष या सभापति, अध्यक्ष या सभापति, याद रहेगा ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये 1 घंटे के लिए भी हो सकता है, 1 दिन के लिए भी हो सकता है, 1 आध हफ्ते के लिए भी हो सकता है। ये डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए। आगे बढ़ेगा। अब एक हो गया का विघटन, 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 डिसॉल्व, विघटन या ठीक लिखा है, विघटन। समझ में आ रहा है कि नहीं, किसी को दिक्कत, कोई मात्रा में गलती निकालेगा, जब भी कोई कमी हो तुरंत उसका मेकअप कीजिए। इसका हमने क्या कर दिया, मेकअप। विघटन का मतलब होता है कि अगर लोकसभा अपना बहुमत खो दे, लोकसभा अपना बहुमत खो दे,
तो वापस भेज दिया जाता है लोकसभा को कि अब दोबारा चुनाव होगा। तो विघटन बहुत खतरनाक चीज है, ये बड़ी अजीब चीज है। ये तब होता है जब लोकसभा अपना क्या खो दे, बहुमत खो दे। अगर बहुमत नहीं है तो विघटन हो जाएगा। अब विघटन के बाद क्या होगा, चुनाव कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चुनाव कराना पड़ेगा। ये तो बहुत खतरनाक कंडीशन है जी। विघटन को, स्थगन को एक मत सोच लीजिएगा, स्थगन में आज भेज दिया, हो सकता है शाम में बुला ले, कल बुला ले, 2 दिन बाद बुला दे। विघटन होना तो बड़ी खतरनाक है। और इसमें एक और चीज है, विघटन जब भी होगा तो लोकसभा का होगा, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आर्टिकल 85 में 4 चीजें याद रहेंगी, आहूत, तत्रावसा, स्थगित। बीच में नौटंकी करता है तो क्या होता है, स्थगन। क्या होता है, स्थगित। समझ में आ गया? अब पूरा हो हंगामा हो गया, सबको अपना अपना बात रखने का मौका मिल गया, जब सारी चीजें हो गई तो क्या होता है, वापस भेजा जाता है 17वां। बुलाएगा, बुलाएगा, ये हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा। बताओ इधर में कौन है भैया कंट्रोल करने के लिए, अध्यक्ष, इधर में सभापति, अध्यक्ष और सभापति। देखिए बुलाएंगे कौन, इसकी सदन को बुलाएगा कौन, बुलाने की क्रिया क्या कहलाएगी, आहू। अब वापस भेजना, और अगर कार्रवाई में कोई दिक्कत हुआ तो स्थगित। हाँ, स्थगित हो गया। यहाँ पे स्थगन 2 घंटे के लिए भी हो सकता है, 2-4 दिन के लिए भी हो सकता है, इसका कोई फिक्स दिन नहीं है, 10 दिन के लिए भी हो सकता है, लेकिन फाइनल भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, 17वां। और ये तो बहुत खतरनाक चीज हो जाती है भैया, पूरे देश को भुगतना पड़ता है। विघटन अगर हो गया ना, लोकसभा का विघटन, बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, दोबारा इलेक्शन कराने की नौबत आ जाएगी। जैसे अभी 3-4 पार्टी समर्थन खींच ले सरकार से, सरकार गिर जाएगी तो क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विघटन। भैया विघटन यानी डिसॉल्व हो गया लोकसभा, ये बड़ी खतरनाक चीज है। या मोदी जी खुद कहें कि भाई हम 5 साल कार्यकाल नहीं चलाएंगे, जाकर राष्ट्रपति को लिखित सौंप देगी, दोबारा चुनाव करा दीजिए, तो क्या हो गया, विघटन हो गया। विघटन बहुत खतरनाक चीज होता है किसी लोकसभा में, यानी एक लोकतांत्रिक देश के लिए विघटन एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। हालांकि हम लोग तो लोकतंत्र के बजाय भीड़ तंत्र में रहते हैं। भीड़ को खुश रख दीजिए, फिर आप लॉजिक बोलिए या इलॉजिकल बात बोलिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हम लोग तो एक चीज देखते हैं कि मतलब कुछ से कुछ, वहाँ राजनीति का एक फेमस भाषण है, पहले गोली हम खाएंगे, भीड़ खुश हो जाती है। पुलिस के पास 1 गोली है, हम महिलाओं को तो इस सबसे मतलब ही नहीं रहता है। इनके सामने कोई बोलेगा नेता ना, पहली गोली हम खाएंगे, खा ले, हमरा कौन सी बोलता है यहाँ, ये सब मामले में लड़की ठीक है, तो यहाँ पे तुम काले गोली हमसे का लिए बोल रहा है। तो ये विघटन तो बहुत खतरनाक चीज हो गया। यहाँ पे कंट्रोल कौन कर रहा है, यहाँ पे देखिए साल में 3 बार संसद के सत्र को बुलाया जाता है। संसद का जो सत्र होता है यानी बैठक, सत्र मतलब क्या होता है, बैठक। बैठक को क्या कहते हैं, सत्र। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सेशन, अंग्रेजी में सेशन। संसद के कितने सेशन बुलाए जाते हैं, कितने सेशन बुलाए जाएंगे, 3 सेशन बुलाए जाते हैं। सबसे पहले जो बुलाया जाता है उसका नाम है बजट सत्र। कौन सत्र, बजट सत्र बुलाया जाता है। उसके बाद मानसून के समय में बुलाया जाता है मानसून सत्र, यानी बरसात के समय मानसून सत्र। कौन सत्र, अब ठंड के समय में शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। ठंड के समय बुलाया जाएगा शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र बुलाया जाता है। अब इन सत्र में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बजट सत्र बुलाया जाता है फरवरी से, और इसमें बहुत काम होता है इसलिए मई तक रहता है। इसमें पूरा बजट सरकार पैसा निकालती है, हर एक डिपार्टमेंट का पैसे का खर्च बताती है कि कहाँ कहाँ इसने खर्चा किया है। समझ में आ गया। और किस राज्य को कितना पैसा देगी। बिहार को देती है लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए, यूपी को देती है 4.5 लाख करोड़ रुपए। हर राज्य को अपना अपना पैसे का बंटवारा करती है। फिर सेना को देगी लगभग 7 लाख करोड़, फिर उनसे हिसाब मांगेगी, सीएजी अपनी रिपोर्ट देंगे कितना पैसा खर्च किए। बहुत लंबा प्रोसेस होता है बजट सत्र। तो तीनों सत्र में सबसे बड़ा सत्र कौन होता है भी तो भैया सबसे ज्यादा इसी में काम धाम करना है। पैसे निकालने में हालत खराब हो जाता है।
वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करती है, महिलाओं को कुछ छूट दिया जाता है, बच्चों को, कभी सोनार लोगों को, कभी एक्सपोर्टर को, इंपोर्टर को, जैसा जरूरत पड़ा उस हिसाब से। इसी में कोई बोलेंगे 4 गो ट्रेन की उद्घाटन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। दुनिया भर का एगो सहबलिया घूम रहा है रेलवे में, क्या नाम है इसका, वंदे भारत, नहीं समझ में आ गया है, 110 की स्पीड में चल रहा है। कितना है? 110। उसका एवरेज स्पीड 90 है, कहीं कहीं 110 है। और इतना ना हाइप बनीले लोग ने, इतना हाइप, वो गरीब आदमी के लिए है ही नहीं है, वो है ही नहीं है गरीब आदमी के लिए। यहां से दिल्ली का किराया 4,500 है, जहाज का भी 4,500। सब आदमी जहाज से नहीं जाता, डर लगता है कई आदमी को। जहाजिया जब टर्बुलेंस में फटकेगा ना, जब इसमें 3D में घुमाता है इसे ट्रेन में रहेंगे तो 2D लगेगा ना, आगे पीछे झटका मारेगा, दाहिने बाएं मारेगा, वो 3D में मारेगा, आगे पीछे मत पे करेगा, ऊपर नीचे मारता है आपको, नहीं समझे? तो हम लोग को अनुभव नहीं ना 3D का, तो जिनका पहला बार अनुभव होता है ना, लगते हैं अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने तो बहुत सारे लोगों के पास फ्लाइट का ऑप्शन रहता भी है ना, नहीं जाते हैं लोग। दूसरा इसके अलावे भी होता है ना, फ्लाइट में रिस्ट्रिक्शंस दुनिया भर के हैं, ये नहीं ले जा सकते हैं, ये ऐसे नहीं ले जा सकते हैं। बहुत खाने पीने का कोई सामान ले जाएगा तो बाहर कर देगा। आप सोचिएगा लिट्टी छनवा के ले जाए, कहेगा बाहर कर इसको, तो नहीं इसमें पता नहीं क्या होगा यहाँ पे, तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा है। आगे बढ़े तो सबसे बड़ा सत्र कौन होता है? बजट सत्र। मानसून सत्र जुलाई में चालू होता है और अगस्त में खत्म हो जाता है। जुलाई में चालू होगा, अगस्त में खत्म हो जाएगा, और ये नवंबर में चालू होगा, दिसंबर में खत्म हो जाएगा। इन सब में सबसे छोटा शीतकालीन सत्र होता है, ठंड का दिन रहता है, सबसे छोटा होता है। जैसे ये ना शुरुआत जुलाई में रहेगा, लास्ट अगस्त तक जाएगा, बट इसमें अलग है, लास्ट नवंबर से शुरू होगा, शुरुआत ये दिसंबर में खत्म हो जाएगा। हर थोड़े थोड़े दिन पे सत्र बुलाया जाता है, ताकि आप अपने क्षेत्र में जाइए, जो समस्याएं दिख रही हैं उसको देखिए, फिर संसद में वापस आइए, फिर आप अपने क्षेत्र में जाइए, फिर संसद में आइए। देख रहे हैं? तो इसी तरह से चलते रहता है संसद के सत्र। तो संसद में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र। संसद में कितने सत्र? 3। नियम यह है कि किन्हीं 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी है तो आप कोई सत्र को खत्म कर सकते हैं। जैसे सरकार ने एक सत्र खत्म कर दिया था, मानसून सत्र। मानसून सत्र 2020 में सरकार बुलाई ही नहीं थी, क्योंकि भयानक कोरोना पड़ रहा था। कोरोना के कारण मानसून सत्र नहीं बुलाई, बजट सत्र बुलाई। बजट सत्र में ही घोषणा किया गया, मोदी जी ने बोला था कि जनता कर्फ्यू रहेगा, फिर 1 हफ्ता लॉकडाउन रहेगा, फिर ऐसे करते करते देखिए सरकार की को भी दिक्कत ये था ना कि उनके लिए भी नया था, असेसमेंट नहीं कर पाई थी गवर्नमेंट। अब मजदूर सबको बड़ी दिक्कत हुआ था पैदल आने में यहाँ पर। वही अगर कह देते कि लौट के आ जाओ लोग यहाँ पे, लेकिन उनको क्या लग रहा था कि कोरोना 10 दिन में कंट्रोल होगा, 20 दिन में कंट्रोल हो जाएगा। उन लोगों के लिए भी अनुभव नहीं था। और दूसरा, बड़े बड़े जितने भी लोग होते हैं, ये किसके दिमाग से चलते हैं? सेक्रेटरी लोगों के दिमाग से, सचिव लोगों को। अब सचिव का पद इतना बड़ा होता है कि उसको धरातल पे उतरे हुए ना, वो 20 साल पुराना IAS होता है। अब DM के बंगला में बैठ के, DM की गाड़ी में घुस के आप सड़क शहर घूमिएगा तो आपको एक चीज लगेगा कि जाम कहाँ लगता है। जाम तो लगता ही नहीं है, क्योंकि आपकी गाड़ी के आगे 4 गो सायरन बजाते हुए जा रहा है, सारा जाम हट गया, तो उसको लगता है जाम की तो समस्या नहीं है यहाँ पे। तो वहां बाहर में बैठ के कुछ और लगेगा, अंदर कुछ और लगता है यहाँ पे। तो टोटल कितने सत्र होते हैं? 3। लेकिन 2 सत्र, किसी एक सत्र को आप गायब भी कर सकते हैं मजबूरी में, जैसे कोरोना के समय हटा दिया गया था। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे? लेकिन 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना गैप हो सकता है? 6 महीना से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। देश के लिए कोई कानून बनाना होगा, कौन बनाएगा? सत्र में। तो इसमें बुलाने के लिए अपने से कौन चल जाएगा, आए थे दिल्ली, तनी संसद खोलो तो हमारा सीटवा किधर है, हम बैठ जाते हैं, भगा देगा उठा के यहाँ पे, भागे यहाँ से। म्यूजियम समझाएगा कि जब मन तब आ जाओ, जब राष्ट्रपति आहूत करेंगे तब आना। समझ आ गया? अब जब वापस भेजना होगा तो 17 वर्ष। और अगर अंदर बैठे हैं तो डिसिप्लिन से रहिएगा, वरना लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति कार्रवाई को क्या कर देगा? स्थगित। तो स्थगन की जो क्रिया होती है, ये पूरा सदन स्थगित होता है या सदन की कार्रवाई स्थगित होती है? सदन की कार्रवाई स्थगित होता है, पूरा सदन स्थगित नहीं होता। अब विघटन की क्रिया, कार्य बताइए, कार्रवाई विघटित होती है या फिर लोकसभा ही विघटित हो जाती है? पूरा कंप्लीट लोकसभा विघटित हो जाएगी। क्या कभी राज्यसभा का विघटन होगा? राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन। राज्यसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत? राज्यसभा कैसे सदन है?
हाँ, पत्र को कौन बुलाएगा, वापस भेजेंगे। कंट्रोलिंग कौन करेगा, अध्यक्ष और सभापति। कंट्रोल के बाहर है तो कार्रवाई को स्थगित। अब बहुमत खो दिए तो विघटन। लोकसभा का विघटन या राज्यसभा का। आर्टिकल 85 समझ में आ गया, सिंपल है कि नहीं है। अब आर्टिकल 86 और आर्टिकल 87 समझते हैं। इसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा है। किसकी चर्चा है, अभिभाषण की चर्चा है। दोनों एक ही चीज है, पहले समझ जाइए। 86 भी वही है, 87 भी है। राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं, इसलिए वो संसद के बाहर बैठते हैं, न कि लोकसभा में बैठेंगे, न ही वो राज्यसभा में बैठेंगे। क्योंकि अगर उन्हें राज्यसभा और लोकसभा में बैठा दिया जाए तो समकक्ष लगने लगेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप कहीं भी पढ़िएगा, देखिएगा आपके बगल में टीचर नहीं बैठेंगे। आप जिस बेंच पे बैठेंगे टीचर उस बेंच पे बैठते हैं, नहीं बैठते, उनका अलग जगह होता है। उसी तरह लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं। कहते हैं तुम लोग अपना बवाल कर लेना, तुमको जो अच्छा लगेगा विधेयक पास कर लेना, अब जो खराब लगेगा मत पास कर लेना। लोकसभा पास कर लेना, राज्यसभा पास कर, जब पास कर लेना तब मेरे पास भेजना। तुम सामूहिक लोगों का जितना पावर है ना उतना हम अकेले लेके बैठे हैं यहाँ पर, नहीं समझे। पूरा लोकसभा पास कर दे, पूरा राज्यसभा पास कर दे, राष्ट्रपति साइन नहीं करे, पॉकेट बीटो लगाते, तो कह रहे नहीं हमको तुम अपने बगल में मत बैठाओ, तुम सामूहिक जितना पावर रखा है उतना हम अकेले रखे हैं, साइने नहीं करेंगे क्या कर लेगा तुम। महाभियोग लाना इतना आसान होता है क्योंकि उपस्थित सदस्यों का 2/3 नहीं, कुल सदस्यों का 2/3, उसमें विपक्ष साथ है नहीं देगा यहाँ पर। तो राष्ट्रपति बहुत पावरफुल चीज है। तो राष्ट्रपति को भाषण देने के लिए बुलाया जाता है, जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण। अब राष्ट्रपति का जब अभिभाषण होता है तो राष्ट्रपति जाके बोलेंगे लोकसभा में, राज्यसभा में, संयुक्त रूप से बोलते हैं। कहते हैं सबको बुला एक जगह, सबको बुला। तो सेंट्रल हॉल है जो बीच में, तो सेंट्रल हॉल में बुला के बैठाया जाता है। कहता बैठो, सब लोग बैठो बैठो। इधर लोकसभा वाला बैठेगा, राज्यसभा वाला। लोकसभा को लेके कौन आएगा, अध्यक्ष। चलो चलो चलो, नहीं उधर नहीं, इधर इधर। कैसे स्कूल में पीटी होता था कभी कभी, तो अपने अपने क्लासरूम से क्लास टीचर लेके आते थे, छड़ी लेके, क्लास 6 वाले इधर खड़े रहो, क्लास 7 वहां ऐसे लाइन लगा, लाइन। तो उधर लोकसभा वाले को कौन ले आएगा, अध्यक्ष। ये तुम कुर्ता वाला इधर बैठो, इधर, हाँ चलो इधर बैठो। राज्यसभा इधर ले आएंगे, सबको बैठा देंगे, सारा चीजें ठीक हो जाएगी। तब किसे बुलाया जाएगा, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति आएंगे और संयुक्त रूप से बैठे लोगों के सामने भाषण देंगे, जिसे कहा जाता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति के इस अभिभाषण की, राष्ट्रपति की ताकत कितनी है समझिए। राष्ट्रपति जो भाषण पढ़ते हैं ना, उसको मंत्रिमंडल लिख के दिया होता है और वही पढ़ना है उनको। ये है राष्ट्रपति का पावर। वो तो साल में एक बार बुलाया उनको भाषण देने के लिए, वो अपने लिख के पढ़ा। तुम सुनोगे राष्ट्रपति का अभिभाषण ना तो हंसी आएगा। राष्ट्रपति क्या बोलेंगे ना, मेरी सरकार, मतलब मोदी जी की सरकार को क्या बोलते हैं, मेरी सरकार। मेरी सरकार महंगाई कंट्रोल करने के लिए कृतज्ञ है। समझ आ गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में केवल सरकार की तारीफ की गई रहती है और वह अपने नाम से तारीफ करते हैं। मेरी सरकार शिक्षा पर कार्य कर रही है, शिक्षा को नई बुलंदियों पर ले जाएगी। यहाँ पर मेरी सरकार परीक्षा में नकल करने को रोकने के लिए एकदम आतुर है। मेरी सरकार पेपर लीक होने नहीं देगी। मेरी सरकार दिन दूनी रात चौगुनी वैकेंसी निकालती जाएगी। मेरी सरकार विद्यार्थियों की फीस में कटौती करके टैक्स कम कर देगी। मेरी सरकार, ऐसे करते करते खूब भाषण देंगे। रीजन क्यों, मेरी सरकार क्यों बोल रहे हैं। मंत्रिमंडल को ही सरकार कहा जाता है और मंत्रिमंडल ने इनका भाषण लिख के दिए हैं। यही तो है राष्ट्रपति का अभिभाषण। अब जब राष्ट्रपति चले जाएंगे ना तो सरकार के लोग खड़े होंगे, धन्यवाद प्रस्ताव देंगे, धन्यवाद। वो चले गए, भाषण देके चले गए। अब वो खड़े होके ना, वो अब वहां कोई नहीं है, अब वहां कौन आ जाएगा, अध्यक्ष। लोकसभा अपने यहाँ चल जाएगा, राज्यसभा अपने यहाँ चल जाए। अब वहां भाषण दिया जाएगा, धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय को जो अपना उन्होंने बहुमूल्य समय हम लोगों के लिए निकाला और उनके अभिभाषण से हम पूर्णतः संतुष्ट हैं। सरकार कृतज्ञ है जनता की भलाई के लिए। सरकार वाला अपना काम करके चल गया, अब उठेगा विपक्ष वाला। धन्यवाद प्रस्ताव में कौन उठेगा, सब विपक्ष वाला, कि हमारी सरकार दिन पर दिन पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक करने के लिए कानून बना रहे हैं। यहाँ पे विपक्ष अपना डाटा लेके बैठल रहेगा।
मार 3-4 दिन तक हो हंगामा होगा धन्यवाद प्रस्ताव पे। इनका धन्यवाद ही नहीं खत्म हो रहा है यहाँ पे। देखो खूब तारीफ करेगा, बवाल करेगा, उसके बाद वोटिंग होगा कि चलो भाई धन्यवाद प्रस्ताव को हम लोग वोट कर देते हैं। आधे से ज्यादा लोग कहना चाहिए कि ठीक है धन्यवाद है। तो भैया जो सरकार बना के बैठा है उसके बाद आधा से ज्यादा सीट तो है, तभी तो सरकार बनाया है। तो जब आधा से ज्यादा सीट ही है तो धन्यवाद प्रस्ताव में अटकेगा कहां? और अगर धन्यवाद प्रस्ताव अटक गया तो मंत्रिमंडल पे महाभियोग लाया जाएगा। मंत्रिमंडल आइए, मंत्रिमंडल पर कहा जाएगा अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जाएगा। वो आगे पढ़िएगा कैसे अविश्वास प्रस्ताव लाता है। तो समझ में आ गया धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है। राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है? मंत्रिमंडल। और ऐसा नहीं है कि वो बोल देते हैं कि मेरे लिए भाषण लिख देना, मजबूरी है, वो ही पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे ना तो इसे संविधान का उल्लंघन मान के उनके ऊपर महाभियोग लगा देगा। हमारी सरकार करते रह जाएंगे। नहीं समझा गया? तो ऐसा ऐसा तो बात बोला जाता है यहाँ पे। इसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण। अच्छा, एक होता राष्ट्रपति का अभिभाषण साल में बस एक बार होगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण साल में एक बार, और वो पहला भाषण होगा, साल का पहला। तो इतना तो समझ में आ गया, यदि साल में पहला भाषण उन्हीं का होगा तो वह बजट सत्र का पहला दिन होगा। बजट सत्र का पहला, वही ना भैया, साल का पहला सत्र कौन सत्र होता है? बजट सत्र। आखिरी सत्र कौन होता है? अब जब हम ये कह रहे हैं कि इस साल का पहला ही भाषण राष्ट्रपति देंगे, हर साल बस एक बार भाषण देंगे जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाएगा, तो बताइए वो कौन से सत्र में देंगे? कौन से सत्र में? बजट सत्र में देंगे। और बजट सत्र का पहला दिन कि आखिरी दिन? पहला दिन। शुरुआतें होता उन्हीं के भाषण से, आते हैं भाषण देके चल जाते हैं, और उधर धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय, उधर लगता है बुराई करने। यानी शुरुआत ही बवाल से हो जाती है। हर साल राष्ट्रपति आएंगे और स्टार्टिंग के दिन में अपना भाषण देके चल जाएंगे। एगो धन्यवाद देगा, एगो सरापेगा। ये हो गया राष्ट्रपति का अभिभाषण। किसी को दिक्कत राष्ट्रपति के अभिभाषण में? कौन लिखता है राष्ट्रपति का अभिभाषण? हाँ, मंत्री। एनी प्रॉब्लम? अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अब ये क्या होता है भैया विशेष अभिभाषण? देखो, हर साल जो राष्ट्रपति भाषण देने आते हैं उन्हीं लोगों को देते हैं जो पिछली बार भाषण सुन रहे थे। हाँ, अगली बार फिर उन्हें देंगे। लेकिन जिस साल चुनाव हुआ रहता है, जैसे 2014 में चुनाव हुआ था, 2019 में हुआ था, 2024 में हुआ है, फिर 2029 में चुनाव होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं होगा? 2029 में चुनाव होगा। अब जिस साल चुनाव होता है ना, उस साल जो भाषण दिया जाता है उस भाषण को अभिभाषण न कहकर उसके अगवा बस एक शब्द जोड़ दीजिए, विशेष अभिभाषण। क्या कहा जाता है? विशेष। अब विशेष अभिभाषण के लिए कोई जरूरी नहीं है कि बजट सत्र में ही देंगे। जिस महीने चुनाव रिजल्ट आया, जैसे इस बार जून में आया था रिजल्ट, कब आया था? जून। विशेष अभिभाषण कब हुआ था? जून जुलाई में हुआ। जून में तो इन लोग के मानसून सत्र में हुआ, जुलाई में। रीजन क्या? जून में तो शपथ लेने में सब बिजी हो गए। शपथ लेने के टाइम पे खूब हो हंगामा हुआ, कोई जाके कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है शपथ लेने के टाइम पे। समझ आ रहा है कि नहीं आ गया? अब गौर से देखिएगा, राष्ट्र के ऊपर हमारा स्वार्थ हावी हो गया है। हम देश को बाद में सोचते हैं, अपना स्वार्थ पहले सोचते हैं। यहाँ पर देश में अगर किसी को 10 करोड़ रुपया दे दीजिएगा ना, तो कहिएगा ये वाली सूचना दे दो, तो दे देगा देश की सूचना। किसी भी विभाग के किसी सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी, आप 2-4 करोड़ में किसी को खरीद सकते हैं यहाँ पे। यानी देश से ऊपर क्या है? राष्ट्र है। राष्ट्र से ऊपर यहाँ देखेंगे राजनीति है, और राजनीति से ऊपर धर्म है। चौथा नंबर पे भारत में देश को रखता है। सबसे सर्वोपरि भारत में धर्म है, सर्वोपरि। उसके बाद राजनीति। जिसको वोट डाल के आया है ना, उसको ये नहीं समझ में नेता चुना है कि बाप चुन के आया है। मतलब आप भारत में किसी के बाप के बारे में बोलिएगा, वो 4 को सुन लेगा, हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन जिसको वोट डाल के आया उसके बारे में बोलिए, सुनबे नहीं करेगा। अच्छा, तुम्हारे शासनकाल में ऐसा हुआ था क्या? हाँ, जब हमारी सरकार हुआ करती थी, दिन 30 घंटे का होता था, पृथ्वी चपटी थी। तुम्हारी सरकार आई, दिन 24 घंटा का हो गया। हमारे सरकार में सूरज दक्षिण से निकलता था, तुम पता नहीं कहां से सरकार आया। ऐसे नहीं तो भाषण देता है सब। नहीं समझ आ गया? आगे बढ़े तो जिस साल चुनाव रहेगा उस साल के भाषण को, हाँ, जिस साल चुनाव रहेगा उस साल, और नॉर्मल रहेगा तो अभिभाषण।
चुनाव रहेगा तो नॉर्मल में अभिभाषण, नॉर्मल में तो देखो 88 तो पढ़ा, 85 पढ़ा दिए ना, 86 में अभिभाषण, 86 में क्या है अभिभाषण, और 87 में है विशेष अभिभाषण, 87 में विशेष खत्म नहीं हो रहा है जी, तो लिखाते जा रहा है विशेष अभिभाषण, अभिभाषण और विशेष अभिभाषण। किसी को दिक्कत? भाषण और विशेष अभिभाषण, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये दोनों तो पढ़ा ही दिए आप लोगों को। आगे बढ़े, आगे पढ़ना है सत्र के बारे में, सत्र के बारे में आगे पढ़ना है। 85 में क्या था भैया सत्र, सत्रावसान। 86 में क्या था अभिभाषण, 87 में विशेष, यहां तक तो पढ़ाई दिए थे। अब 88 जो आर्टिकल दिया है ना, इसमें दो लोगों के अधिकार की चर्चा किया है। एक अटॉर्नी जनरल का क्या अधिकार होगा और दूसरा मंत्रियों का सदन में क्या अधिकार होगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? अटॉर्नी जनरल और मंत्री सदन के अंदर यानी लोकसभा या राज्यसभा के अंदर इनके पास क्या क्या अधिकार होगा इसकी चर्चा किया है। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में है, ये पेशे से वकील होता है, केंद्र सरकार के मुकदमे को लड़ता है, योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, अर्थात भारत के किसी न्यायालय में मुकदमा लड़ सकता है, निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है, अर्थात निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है। मुकदमा लड़ने को प्रैक्टिस बोला जाता है वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो लेकिन हाँ, अगर सरकार के खिलाफ ही अगर कुछ बोल देंगे हम तो नहीं लड़ेगा, हमारा मुकदमा नहीं लड़ेगा। तो अटॉर्नी जनरल और मंत्री इनका सदन में कुछ अधिकार होते हैं। आप अगर गौर से देखिएगा तो हम आपको पढ़ाए हैं कि संसद के दो सदन होते हैं, एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम है राज्यसभा। अब प्रॉब्लम ये आता है कि मंत्री बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या राज्यसभा का? किसका होना चाहिए? किसका? बकलोल कहें कि किसी भी सदन का सदस्य बन सकता है, इवन बिना सदस्य बने ही 6 महीना मंत्री बना जा सकता है। बेवकूफ सबको समझा समझा थक गए हैं कि किसी भी सदन से होता है। प्रधानमंत्री रह गए 10 साल तक मनमोहन सिंह राज्यसभा से, जयशंकर साहब की कहां लोकसभा का चुनाव लड़े, कहां से है? राज्यसभा। गजब हाल है इन लोग का। मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है, लेकिन मंत्री बैठेगा कहां पे? लोकसभा। मंत्री बैठेगा कहां? अटॉर्नी जनरल भी लोकसभा। मंत्री किसी भी सदन का हो, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा, बैठेगा वो लोकसभा, क्योंकि लिखा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अच्छा ये बताइए, तब राज्यसभा वाले को किसी मंत्री से सवाल पूछना होगा तो यहाँ आता होगा सब? नहीं, वो अपने संसदीय सचिवालय को लेटर लिखते हैं, सभापति को बोलते हैं कि हमें ये सवाल पूछना है, तो उस मंत्री को कहा जाता है कि आप लंच के बाद इधर आ जाइएगा। समझ में आ गया? जैसे 5 गो मंत्री को बुला लेगा कि आप इधर रहिएगा, तो उन 5 से इधर सवाल पूछा जाएगा, जो रेस्ट बचे हैं इधर सवाल पूछा जाएगा, फिर ऐसे पलट दिया जाएगा। तो यानी मंत्री कहां बैठेगा? लोकसभा। लेकिन मंत्री राज्यसभा से भी आ सकता है, लोकसभा से भी आ सकता है, मंत्री कहीं भी आ सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अटॉर्नी जनरल लोकसभा, अगर सरकार की बातें राज्यसभा में रखनी है तो अटॉर्नी जनरल कहां जाएगा? राज्यसभा। लेकिन फिर आगे बढ़ जाएगा, लोकसभा में आके बैठ जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, समझो ध्यान से। अब ये तो मंत्री बैठ गए, किसी विधेयक पर प्रस्ताव पास होने है, जैसे कोई विधेयक लाना है महिलाओं के लिए, 1/3 आरक्षण की बात थी, सीटों की संख्या आरक्षित करनी थी संसद में 1/3, तो मतदान होना जरूरी है। बहस तो चल गया भाई, ठीक है, अब मतदान करना जरूरी है, विधेयक पास हो रहा है कि नहीं। तो मतदान के समय मंत्री अपने ओरिजिनल सदन में लौट जाएगा। जो लोकसभा का है वो बैठा रहेगा लोकसभा में ही, और जो राज्यसभा का है अब वोटिंग के लिए लौटेगा कहां? राज्यसभा। और अटॉर्नी जनरल उठ के चले जाएंगे कि तेरा यहां कोई नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अटॉर्नी जनरल को उठ के जाना पड़ेगा, वो वोटिंग के टाइम पे नहीं रह सकते। बाहर जाकर कैंटीन में चाय समोसा बिस्किट खाएंगे अपना यहाँ पे, नहीं तो वहीं टुकुर टुकुर बैठल रहेंगे। वोटिंग की राइट छीन ली जाएगी। उनके सीटवा पे ना वोटिंग वाला बटन नहीं होता है, जो सीट होता है ना वहीं बटन होता है, यस नो, कुछ भी नहीं करना है, एब्सटेन। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो अभी नहीं है कि ये बटन दबाएगा, उनका कैलकुलेशन करके कहाँ पहुंचा होता है? अध्यक्ष के पास। उनका सीट अलग होता है, उनके पास बड़का कंप्यूटर होता है,
स्क्रीनों पर ऐसे लगा रहता है, वो बता देता है कि पक्ष में इतने वोट आए हैं, विपक्ष में इतने वोट आए हैं, अतः विधेयक को पास किया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उनके पास होता है, लेकिन अटॉर्नी जनरल वाले के पास होता है। बताइए सदन में मंत्री किस सदन का होता है? दोनों सदन का हो सकता है, हाँ, लोकसभा दोनों का हो सकता है, समझ में? लेकिन बैठता कहाँ है? हाँ, मतदान के समय मंत्री कहाँ जाएगा? अपने वास्तविक सदन में जाएगा, और अटॉर्नी जनरल बाहर जाएगा। अटॉर्नी जनरल बाहर जाए, अटॉर्नी जनरल नहीं आने वाला यहाँ पे, क्योंकि उसको पावर ही नहीं दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब 89 देखते हैं, सभापति और उपसभापति। सभापति और उपसभापति, सभापति और उप सभापति, सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति क्या होता है भैया, इनके बारे में देखते हैं। देखिए ये राज्यसभा है, आपको बता दिए थे 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, क्या होता है? चेयरमैन। उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? सभापति। क्या कहा जाएगा? सभापति। अब देखिए सभापति जो होते हैं उनका तो इलेक्शन होता ही नहीं है, ये क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति। सभापति क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को ही क्या बना दिया जाता है? सभापति। अतः सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, जबकि उपसभापति का क्या होता है? चुनाव होता है, और ये चुनाव किसके बीच से होता है? राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से एक को क्या चुन लेती है? उपसभापति। जबकि सभापति का इलेक्शन नहीं होता है, वो उपराष्ट्रपति को ही एक पोस्ट दे दिया जाता है कि आपको ये काम संभालना है। किसी को कोई दिक्कत? तो सभापति उपसभापति में कौन सा है जो सदन का सदस्य ही नहीं है? सभापति यानी चेयरमैन सदस्य नहीं होता है, चेयरमैन इसका सदस्य नहीं होता है। आगे बढ़े, उपसभापति क्या क्या होता है? इलेक्शन होता है। अब राज्यसभा के अंदर जो भी कार्रवाई होगी, क्योंकि राष्ट्रपति तो आहूत कर देंगे यानी बुला लेंगे, अब हाउस को डिसिप्लिन से चलाना, रूल रेगुलेशन से चलाना, कोई प्रस्ताव पास हुआ या नहीं हुआ, अंदर किसी को सजा देना है, जो भी डिसिप्लिनरी मेंटेन करना है, ये सारा काम किसका हो जाएगा? सभापति और उपसभापति। सभापति और अब राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यहां राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करे। अब जैसे रूल है कि अगर कोई लगातार 60 दिन तक अब्सेंट रहा संसद में, तो उसके जीते हुए कोई फायदा नहीं, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो अगर वो 60 दिन तक लगातार राज्यसभा में अब्सेंट रहा है, तो इधर से कौन रद्द करेगा? सभापति। और इधर से अगर लोकसभा में है तो अध्यक्ष। तो बताइए सर्वे सर्वा कौन होता है? अपने सदन, राज्यसभा का सर्वे सर्वा। इसीलिए सभापति को हम पदेन सभापति कहते हैं। क्या कहेंगे? पदेन सभापति। सभापति को क्या कहेंगे? पदेन सभापति। पदेन का अर्थ होता है सर्वे सर्वा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो बताइए तो राज्यसभा का पदेन अधिकारी कौन होता है? सभापति और उपसभापति, यानी इनके मतलब डिसीजन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि सभापति का तो इलेक्शन होगा नहीं, उपसभापति से ही आ जाएगा, अब उपराष्ट्रपति ही आ जाएगा। अब समझिए ध्यान से, जब कभी भी राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उस इमरजेंसी पीरियड में लिए उपराष्ट्रपति जाते हैं उन्हें भरने के लिए, अर्थात यहां से सभापति का पद खाली हो जाएगा। तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति क्या उपसभापति सभापति की कुर्सी पे आके बैठ जाते हैं। तो सभापति की कुर्सी पे तो बैठ जाएंगे, वो चेयरमैन की कुर्सी पे तो बैठ जाएंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं कहलाएंगे, उपराष्ट्रपति नहीं कहलाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? अब बताइए उस दौरान उपसभापति का पद खाली रहेगा या भरा रहेगा? खाली रहेगा, सब थोड़े भरने की जरूरत है यहाँ पे। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। देखिए यहां में तो प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम कहां होता है? उपसभापति का पहले से खाली हो, उपसभापति का पहले से खाली हो, तो उपसभापति का पद क्या रहेगा? पहले से सब कुछ कीजिए खाली है, और उसमें और अब सभापति तो देख रहे होंगे, सारा मेंटेन कौन कर रहा होगा? सभापति। सभापति तो देख ही रहे होंगे। अब सभापति को अचानक राष्ट्रपति रिजाइन या त्यागपत्र दे दे, तो सभापति चूंकि उपराष्ट्रपति होता है, उधर अचानक दिया तो इसको जाना पड़ेगा वहां पर। तो पहले से उपसभापति का खाली था और इधर ही राष्ट्रपति बन के चल गया, कार्यवाहक राष्ट्रपति सभापति, तब तो ये तो दोनों पद खाली हो गया। जब दोनों पद खाली हो जाए तो जो सबसे सीनियर होता है वही टेम्पोररी तौर पे
क्या करता है, हाउस को चलाता है यानी सदन को चलाता है। तो बताइए जब दोनों में से कोई नहीं रहेगा तो तभी सीनियर। अब बवाल हो जाएगा भैया हम सीनियर की तुम सीनियर। तो जब कभी भी दोनों अनुपस्थित हो, अर्थात सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित हो, दोनों ही नहीं है, तो इस कंडीशन में 5 सीनियर मेंबर राज्यसभा के सीनियर मेंबर की लिस्ट किसके पास जाएगी, राष्ट्रपति के पास। किसके पास जाएगी, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति इन 5 सीनियर मेंबर में जिसको कहेंगे कि भैया आप इसकी अध्यक्षता संभाल लीजिए, तो राष्ट्रपति उसको वो इंसान राज्यसभा को संभालने लगेगा। और ये कोई बहुत लंबे समय तक तो संभालना नहीं है, कुछ समय के लिए संभालना है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे गया है, मैक्सिमम 6 महीना रहेगा। कितना महीना रहेगा, 6 महीना, वापस आ ही जाएगा यहाँ पर। तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत? सभापति उप सभापति का काम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो गया आपका सभापति। बताइए राज्यसभा किसके अंडर में काम करेगा, सभापति। सभापति के नीचे उपसभा। जब दोनों ही नहीं रहे तो कितने सीनियर में सिलेक्शन होगा, 5। वो सिलेक्शन कौन करेगा, राष्ट्रपति। सभापति का चुनाव होता है, किसका चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति, उसको एक्स्ट्रा प्रभार समझा जाता है सभापति का। राज्यसभा का पदेन कौन होता है? अब बताइए सभापति को हटाने के लिए तो महाभियोग, क्योंकि सभापति क्या होता है, उपराष्ट्रपति। तो अब आपको पढ़ना है किसे हटाने के लिए, उपसभापति, क्योंकि उपसभापति का चुनाव किसने किया था, राज्यसभा। तो राज्यसभा जैसे चुनाव करके लाई थी वैसे ही चुनाव करके इन्हें हटा भी सकती है। तो यानी सभापति को हटाने के लिए तो महाभियोग लाना पड़ेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन उपसभापति को हटाने के लिए केवल राज्यसभा अगर प्रस्ताव पास कर देगी तो उसे लोकसभा में जाने की जरूरत भी नहीं है। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत? बताइए ये आर्टिकल भी याद रहेगा 89, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 89, आर्टिकल 89। किसी को कोई दिक्कत? अब 93 देखते हैं, आर्टिकल 93। हाँ 89 के बाद सीधा 93, इसमें क्या है, सभापति और उपसभापति। सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति। 93 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब बीच का जो आर्टिकल है वो कहाँ गायब है, वो सारी बातें हम आपको पढ़ा दी हैं। 93 में क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। अब ये देखो अध्यक्ष और सभापति उपसभापति भी अपने अपने सदन के सर्वे सर्वा होते हैं, अतः हम उसे वर्ड क्या यूज करते हैं, पदेन सभापति। तो ये भी अपने अपने सर्वे सर्वा होंगे, इसलिए इनको भी क्या करेंगे, पदेन अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष। अब इसके साथ प्रॉब्लम समझी क्या है कि अध्यक्ष जो होता है वो कहाँ बैठता है, लोकसभा में। अध्यक्ष कहाँ बैठेगा, लोकसभा। और सभापति कहाँ बैठते हैं, तो यहाँ तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है भैया, अध्यक्ष। कौन करेगा, अध्यक्ष। अध्यक्ष को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, स्पीकर। और अध्यक्ष के नीचे कौन है भैया, उपाध्यक्ष। अध्यक्ष के नीचे उपाध्यक्ष। इधर में कौन बैठा है, सभापति। इधर में सभापति। सभापति के नीचे कौन है, सभापति के नीचे है उपसभापति, उपसभापति। सभापति के नीचे कौन है, सभापति के नीचे उपसभापति है। तो वहां तो एक अलग कंडीशन है, उप सभापति को अलगे पोस्ट लेके रख ले, दो को पोस्ट लेके रख ले। यहाँ पे क्या है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसी 545 में से आना है। तो अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, उपाध्यक्ष का भी चुनाव होना है, और यहाँ पर केवल चुनाव किसका होना है, उपसभापति। इसका चुनाव नहीं होगा, उसका चुनाव और उपराष्ट्रपति के तौर पे होगा। तो लोकसभा अपने में से ही एक को अध्यक्ष चुनती है और एक को उपाध्यक्ष चुनती है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, जो कोटा से लोकसभा के सदस्य हैं। ये उनका तीसरा कार्यकाल है। चौथा कार्यकाल है, तीसरा कार्यकाल है। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 545 में ही एक को क्या चुनना है, अध्यक्ष, एक को क्या चुनना है, उपाध्यक्ष। एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष। किसी को कोई दिक्कत? एक को अध्यक्ष चुन लेंगे और एक को क्या करेंगे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर? अगेन वही, अगर दोनों अनुपस्थित हैं तो 5 सीनियर में से राष्ट्रपति जिसे कहेंगे वो जाके क्या करेगा, अध्यक्षता। समझा गया कि नहीं? जब दोनों उपस्थित नहीं, जब दोनों अनुपस्थित रहेंगे तो जब सबसे सीनियर होगा वही जाके क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, अब इनके पावर वगैरह को समझ जाते हैं। तो समझिए ध्यान से, यहां आप बताइए उपसभापति को हटाने के लिए तो हमें महाभियोग लाना पड़ेगा। रीजन क्या है,
भैया उपराष्ट्रपति था, वो सभापति का एक्स्ट्रा काम कर रहा था, इसे थोड़े ना हटा दीजिएगा उसको, समझ में आ गया कि नहीं गया। लेकिन अध्यक्ष को हटाने के लिए कुछ झमेला नहीं है। ये जो आधे लोग, 545 में से जो आधे लोगों ने वोट दिया था, यानी बहुमत दिया था आधा, यानी साधारण बहुमत जिसे कहते हैं, उन्होंने साधारण बहुमत से जब किसे चुना था, अध्यक्ष को, तो साधारण बहुमत से ही अध्यक्ष को वापस भी भेज सकते हैं। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने के लिए महाभियोग नहीं लाना पड़ता है, बल्कि नॉर्मल एक प्रस्ताव लाना होता है, और उस प्रस्ताव में आधे से अधिक लोगों ने कह दिया कि नहीं हमें अध्यक्ष नहीं ठीक लग रहे हैं, तो अध्यक्ष क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो बताइए अध्यक्ष उपाध्यक्ष को ज्यादा हटाना आसान है कि सभापति को? अरे भैया अध्यक्ष को हटाने में कोई झमेला ही नहीं है, यहाँ पे लोकसभा प्रस्ताव लाएगा, काम खत्म। और उसमें अरे भैया महाभियोग प्रारंभ करने के लिए 1/4, पास करने के लिए 2/3, और वो भी उपस्थित का 2/3 नहीं, कुल क्षमता का 2/3। फिर 14 दिन टाइम दिया जाएगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है उसके लिए। 14 दिन में बोर्ड बैठेगी जिसमें लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य रहेंगे, वहां प्रस्ताव रखा जाएगा, जांच होगी, तब अगले सदन में जाएगा, फिर वो 2/3 से पास करेगा। तो ये बड़ा झमेला का चीज हो जाता है। अब ध्यान से समझिए, अध्यक्ष के ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। रीजन समझिए जिम्मेदारी ज्यादा क्यों है, क्योंकि सारे मंत्री कहां बैठते हैं, लोकसभा, और मंत्री ही देश में काम करने के लिए जिम्मेदार हैं। यानी जितना काम होगा वो लोकसभा के साइड से होने वाला है, क्योंकि मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के। हाँ, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल उत्तरदायी है, दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं है। किसी को कोई दिक्कत? अब समझिए ध्यान से, तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास बहुत सारा काम होता है। जितना सचिवालय हो गया, ये सब हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, सब ये जितने काम धाम है सब किसके अंडर में, लोकसभा अध्यक्ष के अंडर में। सोचिए ना, अध्यक्ष को प्रधानमंत्री को पूछना होता है, सवाल बोलना होता है, तो अध्यक्ष महोदय से पूछ के बोलते हैं। वो बोलते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री, वो स्पीकर अनाउंस करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना वक्तव्य रखें, तब वो खड़े होते हैं, कहते हैं धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। लोकसभा के अंदर सबसे सीनियर आदमी कौन है, अध्यक्ष। राज्यसभा के अंदर सभा, प्रधानमंत्री और सारे मंत्री इन लोग के क्या होते हैं, नीचे होते हैं, हायरार्की के हिसाब से इन लोग के नीचे होते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति किधर रहेगा? अध्यक्ष, मान के चलिए अध्यक्ष बैठे हैं तो राष्ट्रपति आएगा, तो राष्ट्रपति सीनियर रहेगा कि जूनियर? राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है जो सीनियर और जूनियर होगा, वो संसद का अंग है, संसद का अंग है। जैसे एक लोकसभा है, राज्यसभा है, वैसे अकेले अपने आप में क्या है, राष्ट्रपति। वो सीनियर जूनियर की बातें नहीं होता, वो कहेगा कि हम तुम्हारा सदस्य हैं जो हमारा तुम्हारे में सीनियर करेगा। नहीं समझ में आ गया? अब जैसे आप स्टूडेंट है लोग ना, तो स्टूडेंट में आपस में सीनियर जूनियर होगा, कि तुम लोग अपना सीनियर जूनियर के चक्कर में हमरा से कहेगा कि हम आपसे जूनियर हैं कि सीनियर हैं। उस कैटेगरी में नहीं है हम। नहीं समझ में आ गया? सीनियर जूनियर की बातें नहीं, हमारा सीनियर जूनियर हमारे हिसाब से होगा, समझे? वो टीचर्स में होगा यहाँ पे। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए अध्यक्ष का चुनना क्या होता है, अध्यक्ष लोकसभा अपने में से एक को अध्यक्ष चुन लेती है, एक को उपाध्यक्ष। लेकिन जब चुनाव नहीं हुआ रहता है और ये 545 लोग इसमें गए रहते हैं, वो सब सीट के लिए झगड़ा कर लेगा, से ये हम बैठेंगे, तू कहेगा हम यहाँ बैठे, गद्दा वाला कुर्सी हम यहाँ बैठे, यहाँ बैठिए आप, यहाँ बवाल नहीं कर देगा सब, कहाँ बैठना है कहाँ नहीं करना है, इसे दुनिया भर का। उन्हें लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा? क्योंकि भैया जब तक चुनाव नहीं हो जाता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, तब तक कौन रहेगा? नहीं समझे? अध्यक्ष उपाध्यक्ष का एक बार चुनाव हो गया, तब तो पूरी लॉ मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। तो इधर हो गया लोकसभा, इधर हो गया राज्यसभा, इधर 245, इधर 545। अब लेकिन जब नया नया आएगा, इसमें तो झमेला ही नहीं है, इसमें एक बार में इलेक्शन ही नहीं होता है। इसका इलेक्शन एक बार में राज्यसभा का होता है, हर 2 साल पर एक तिहाई, हर 2 साल पर एक तिहाई। और इधर क्या होता है, पूरा 545 एक बार हो जाएगा, पूरा 545 एक बार में चला गया। भैया अब क्या होगा, कौन कहां बैठेगा, सीट कौन लेगा, शपथ कैसे लेगा, कोई है ये नहीं है। अध्यक्ष रहे तब ना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, डिसिप्लिन, बैठिए ऐसे नहीं, अभी आपकी बारी, वहां कोई है ये नहीं है। चुनाव कराना है किसका? अध्यक्ष का। तो अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए ना जी। अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए तो उसी में कोई खड़ा होकर कहेगा हम सोच रहे हैं अध्यक्ष बन जाए, तो कहेगा तुम काहे सोच रहे हो विनोद, हम काहे नहीं। नहीं समझ में आ गया? बवाल कर लेगा सब वहां पर। तब क्या होगा? तो इसमें कहा जाता है ना कि एक टेम्पोररी अध्यक्ष रहेंगे। क्या रहेंगे?
अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाएगा। कैसा अध्यक्ष? अस्थाई अध्यक्ष, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। क्या कहेंगे? प्रोटेम स्पीकर। अस्थाई अध्यक्ष को क्या कहेंगे? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त कर देता है? राष्ट्रपति। कौन नियुक्त कर देगा? राष्ट्रपति भेज देगा इन लोग को, राष्ट्रपति नियुक्त करके प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? यहां आके बैठ जाएगा, इसका इलेक्शन की जरूरत नहीं है। जो सबसे सीनियर आदमी है, जैसे इलेक्शन में जितने लोग जीत के गए हैं उसमें कई जो सीनियर हैं, जो 5 बार 6 बार से सांसद रहे हैं, उसमें जो सीनियर आदमी है उसको क्या करना दिया जाएगा? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर स्पीकर की कुर्सी पे जाके बैठ जाएंगे। उनको पता है कि हम ज्यादा दिन के मेहमान नहीं, 10 दिन का काम है मेरा, आके बैठ जाएंगे प्रोटेम स्पीकर। कहेंगे कि आप सभी लोग को धन्यवाद, आप सब लोग को बधाइयां, आप सब लोग लोकसभा के लिए चुनाव जीते हैं। जहां जहां आपका नाम दिख रहा है वहां वहां बैठ जाइए। सब लोग बैठ जाएंगे। नियमावली बांट दिए जाएगा वो पीडीएफ की, कैसे कैसे यहाँ काम होता है, कौन सा सवाल कैसे पूछना है। उसके बाद ही कहेंगे कि एक काम करो लोग, सब लोग आके शपथ लो। सब लोग आके क्या करो? शपथ लो। तो बगलिया में एगो माइक लगल रहेगा, समझ में गए? टेबल और नाम बुलाएंगे वहां पर कि अपने अपने एरिया से सांसद। जैसे तुम्हारा नाम बाबू? हाँ, सचिन कुमार। जैसे मान के चलिए सांसद बन गया तो सचिन कुमार लोकसभा गया से हो। हाँ, तो जैसे जो जिस एरिया का उस एरिया का नाम लिया, जैसे गया से है यहाँ पे नाम लेंगे, आके क्या करना पड़ेगा? शपथ लेना पड़ेगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित और उस पूरा लिखा रहता है, उसमें पढ़ना होता है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? पढ़ के और उस पर शपथ ले लिए। अब नीचे जाकर नीचे उतरिएगा सीढ़ी से, क्योंकि वो स्टेज पे होता है, वहां जाके साइन इन करके चले जाइए। बाप रे, सोचो प्रोटेम स्पीकर का झमेला। प्रोटेम स्पीकर का झमेला सोचो, कितना को शपथ दिलाना है? 545 को शपथ दिलाना है। बाप रे बाप, हालत खराब हो जाएगा शपथ। इस बार शपथ में तो जिसको देखो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। यहाँ पे नहीं समझ में आ गया? कोई अपने राज्य के बारे में बोल रहा है, कोई अपन जाति धर्म, कोई कुछ। अरे मत पूछो, यहाँ पे इजराइल, फिलिस्तीन, गाजा, हमास, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया। अरे भाई, भारत का संसद है यार। अब संसद का रूल है भैया, उसके अंदर अब कुछ भी बोलेगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। संसद के अंदर कोई बोलेगा तो उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। उसके लिए संसद की अपनी एथिक्स कमेटी होती है, वही कार्रवाई कर सकती है और कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? चलिए, तो प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया जाता है? तो बहुत वरिष्ठ हो, जो ये सब काम कराया हो यहाँ पे। नहीं तो जो अपने पहली बार शपथ लेने जा रहा है वो कहेगा कि ओकरे बना दीजिए प्रोटेम स्पीकर। ले, अब ये कभी शपथ नहीं लिया, वो आज बना देंगे उसको प्रोटेम स्पीकर? नहीं ना बना सकते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर सीनियरिटी को देख के बनाया जाता है, और ये बहुत टेम्पोररी पद होता है। जैसे सारे लोग शपथ ले लेते हैं, सब लोग शपथ ले लिया, प्रोटेम स्पीकर को अलग से राष्ट्रपति भेज देते हैं, शपथ दिला के जाओ भैया तुम यहाँ से। तो उसको राष्ट्रपति दिला दिए, अब बैठ के अपना सबको शपथ दिलाया। 10-15 दिन लग जाता है शपथ दिलाने में, क्योंकि संसद 4-5-6 घंटा काम कर रहा है। ऐसा थोड़ी होता है एक के बार में सामूहिक दिला देना। डेली आएगा, आप लोग देखते होंगे इस बार न्यूज पे देखे होंगे लोग शपथ लेने वाले लोगों को। एक आदमी आता है तो 5-7 मिनट 10 मिनट लग जाता है, उनको उठ के आना है, फिर शपथ लेना है, फिर डायरी में उसको साइन करना है, यहाँ पे फिर जाएंगे, फिर उसकी जगह पे कोई और आएगा, टाइम लग जाता है। सारा शपथ लोग ले लेंगे, तब प्रोटेम स्पीकर कहेंगे कि देखो भाई, बहुत भारी काम करा दिए हम, बाप रे बाप, सबको शपथ दिला दिए, एकदम गला सूख गया। एक काम और कर दो लोग, तुम में से जो सबसे सीनियर है उसे हम क्या बनाएंगे, इसमें से अस्थाई रूप से अध्यक्ष बनाएंगे। हम तो अस्थाई है, प्रोटेम है ना, हम तो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन जब तक अस्थाई नहीं बन जाते हैं तो जो जिसकी सरकार है उसी के पास मेजोरिटी है, जिसकी सरकार है मेजोरिटी उसी के पास है, तभी ना वो सरकार में है। तो उससे कहा जाएगा कि आप एक अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव दीजिए। उधर से अध्यक्ष के नाम का क्या आएगा, प्रस्ताव आएगा। विपक्ष से प्रस्ताव दिया जाएगा, आप भी हाथ आजमा लीजिए, तो विपक्ष भी एक नाम का प्रस्ताव देगा कि हाँ ये आदमी क्या होना चाहिए, अस्थाई अध्यक्ष यानी अध्यक्ष होना चाहिए। तो प्रोटेम स्पीकर दोनों के नाम पे बोलेंगे कि ओम बिरला साहब का नाम इन्होंने प्रस्तुत किया और इधर कांग्रेस की ओर से नाम इन्होंने प्रस्तुत किया। माननीय सदस्यगण, आप अपना अपना मत इस पर दें कि किसके नाम पर। तो जो टेबल वाले के बैठल बटन होता है यहाँ पे दबा दिए, सब पे उनके पास स्क्रीन होता है,
कर देंगे। धन्यवाद सदस्य महोदय, प्रस्ताव पारित हुआ। अब ओम बिरला साहब के पक्ष में 400 चल गया, 300 जितना हो गया वहां पर, और इनके पक्ष में इतना चला गया। अब इन्हें क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। अब ताली बजेगा, उठ जाएंगे कौन, प्रोटेम स्पीकर, आ जाएंगे कौन, स्पीकर। अरे तुम लोग ताली उली मत बजाओ, आ जाएंगे स्पीकर, आ जाएंगे प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर स्पीकर को कुर्सी देंगे, इस सीढ़ी से आएंगे, वो प्रोटेम स्पीकर दूसरा सीढ़ी से चल जाएंगे, हो गया। अब स्पीकर बैठ गए, स्पीकर अस्थायी रूप से बैठ जाएंगे। धन्यवाद सदस्यगण, हो गया। अध्यक्ष बैठ गए, समझा गया। ऐसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों का इस चुनाव कौन करा के जाता है, प्रोटेम स्पीकर। कौन करा के जाता है, प्रोटेम, अध्यक्ष का भी और उपाध्यक्ष का। दोनों लोगों को बैठा दिया, अध्यक्ष की कुर्सी ऊपर होती है, उपाध्यक्ष की थोड़ी सी नीचे होती है, हो गया। बैठा के चले गए कौन, प्रोटेम स्पीकर। बैठा के चले जाएंगे कौन, प्रोटेम स्पीकर। बैठ गए वहां पे, खत्म कहानी। अब बताओ बाबू, क्या अध्यक्ष अलग से शपथ लेगा, उपाध्यक्ष अलग से शपथ लेगा? नहीं, क्योंकि एक सामान्य सदस्य के रूप में वह ऑलरेडी प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ दिलाया जा चुका रहता है। प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ दिलाया जा चुका होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? सोचिए। और उसके बाद जैसे स्पीकर और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो गया, प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म, प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म।